सरकार की जो कमियां भी हैं, आप उनको जबरदस्ती डिफेंड करने की कोशिश करते हो, मतलब मानते ही नहीं हो, कुतर्क करते हो उस बारे में, ऐसा क्यों? विशेषकर मोदी सरकार आने के बाद मतलब तर्क से आगे जाकर के कुतर्क करते हो देखिए, आप। हाँ, चलिए मैं आपको कारण बताता हूँ। देखिए, जी। एक बात तो आप मानते हैं कि हिंदू एज ए कम्युनिटी we are at war. You cannot question your leadership in a war. नमस्कार दोस्तों, भोपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जुड़ेंगे दादा अजीत सिंह के साथ। 2-5 दोस्त और जुड़ जाएं तो फिर इस बातचीत को शुरू करते हैं। पहला लव लाइक आ गया है और काफी लोगों में एक्साइटमेंट था दादा के लाइव को लेकर के। और ये टीएफएस की चौपाल का तीसरा साक्षात्कार होगा। नितिन जी त्रिपाठी, नीरज मुसाफिर के बाद आज दादा रहेंगे हमारे साथ में और ये जुड़ना शुरू हो चुके हैं पाठक हमारे साथ और दादा भी आ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है दादा हमारे कार्यक्रम में आपका। थैंक यू वेरी मच। 20 से 25 दर्शक जुड़ चुके हैं। 2 से 3 मिनट का समय और लेंगे। 50 लगभग हमारे पाठक जुड़ते हैं, फिर हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने आज आपकी चौपाल के लिए विशेष तैयारी की है। मतलब अच्छा। मैं आज 3 या 4 दिन बाद नहाया हूँ। अच्छा, तो शेव भी कर लेते हैं? नहीं, शेव का साधन इसने की प्लेट देना यहाँ पे। असल में शेव के लिए प्रॉब्लम ये है कि चारों तरफ यहाँ पे हमारे यहाँ मनाली में बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है। मतलब बाइक के अगले पहिए में हवा कम है और हवा भरवाने के लिए पिछले 4 दिन से हम लगातार ट्राई कर रहे हैं, बाइक में हवा नहीं भर रही है और सारी की सारी दुकानें बंद हैं। सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज जो हैं वो दिन में 10 से 1 3 घंटे के लिए खुलती हैं और उसके अलावा पूरा मतलब लोगों में आपके इंटरव्यू की इतनी उत्सुकता थी। जी, आप बात खत्म करें फिर मैं शुरू करता हूं मेरी बात। तो दाढ़ी बनवाना जो है इसलिए पॉसिबल नहीं था और ये दाढ़ी इतनी बड़ी है कि घर पे बनाई नहीं जा सकती। घर पे बनाई नहीं दाढ़ी जा तो नहीं बनी पर मैं नहाया हूँ आज। मैंने 4 दिन बाद कंघी की है। अगर मैं अपनी ओरिजिनल शक्ल आप लोगों को दिखाता तो सब लोग कहते कि दद्दा तो वाकई बहुत ज्यादा बीमार है। नहीं, ये देश के ऊपर आपका बहुत बड़ा एहसान रहेगा कि आप नहाए भी हैं और कंघी भी करी आपने। ये देखिए मोनिका जी आ गई है। ठंड बहुत है। ये देखिए जैकेट पहनी हुई है 0 डिग्री वाली। ये मोनिका ने 0 डिग्री वाली जैकेट पहनी है। मैंने भी ये जो मेरी जैकेट है ये -20 डिग्री वाली जैकेट है। और अब हम ये घर के अंदर ये जैकेट्स पहन के बैठे हुए हैं यहाँ पे। आज का जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो 4 डिग्री था और रात में 0 डिग्री है आज। 3 मिनट के अंदर 100 से ऊपर लाइव में लोग जुड़ चुके हैं और अब हम इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत कर रहे हैं। टीएफएस की चौपाल में दादा अजीत सिंह का स्वागत करेंगे हम और सबसे पहला सवाल ये पूछेंगे जो इनके नाम के पहले जो एक शब्द लगता है दादा, तो इस उपाधि से आपको कब नवाजा गया और किसने, मतलब ये दादा कब, ये जो अजीत सिंह जो है वो दादा अजीत सिंह कब बना? ये देखिए, शुरू में जब जैसे ही फेसबुक पे लोकप्रियता बढ़ी तो लोगों ने मुझे जो है, ये हिंदुस्तान में आमतौर पे दद्दा जो है वो एक बड़े भाई का एक संबोधन माना जाता है, तो लोगों ने वो दद्दा दद्दा कहना शुरू कर दिया और उसके बाद वो एक तरह से मेरे नाम के साथ चिपक गया दद्दा शब्द। और मैं तो अभी भी कहता हूँ कि यार अभी मेरे अलावा भी ना और बहुत से लोगों को ये कुछ लोग दद्दा लिख देते, तो मैंने कहा यार ये हर चूतिया अरे गहरे को तुम लोग ना दद्दा मत बोला करो। दद्दा हर एक को दद्दा बोलोगे तो फिर दद्दा शब्द की इम्पोर्टेंस भी खत्म हो जाती है। तो मैंने कहा दद्दा फेसबुक पे एक ही रखो, हर तीसरे को जो तुम लोग ये दद्दा बोल देते हो ना, दिस इज बैड, इसको बंद किया जाए। अगर आप मुझे बोलते हो तो मुझे जब मैं नया बनारस की सीरीज मैंने लिखी थी और आपने मेरे को प्रमोट किया था तो कई लोग मुझे भी कमेंट्स में दद्दा कहते थे, तो मैं कहता था भैया मैं दद्दा बनने लायक नहीं हूं अभी। और बहुत बढ़िया ये जो हमारे कार्यक्रम की पंचलाइन है
TFS की चौपाल, टी टॉक्स विद ट्रैवलिंग फूडी सारांश। तो चाय का कप आपके हाथ में भी है, मेरे हाथ में भी है, बहुत बहुत स्वागत। और अब हम ये आपके लिए इतनी लंबी सवालों की फेहरिस्त बनाई गई है, देखिए। तो 1 घंटे में हो गई पूरी तो भी ठीक, तो बकलोली चलती रहेगी ये पूरी। नहीं वो तो अपने तो हाँ नहीं, अभी इस बातचीत के दौरान भी तो बहुत सारे सवाल आएंगे ना। हाँ, सवाल तो वो आपको, आप मोबाइल से हैं, वैसे ये लैपटॉप का स्टूडियो है, आप मोबाइल से हैं तो ये नीचे आप देखिए चैट वाले ऑप्शन में साइड में जाएंगे तो आपको कमेंट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। एक चैट करके ऑप्शन आ रहा है उसके साइड में, हाँ चैट वाले को क्लिक करेंगे तो साइड में कमेंट्स दिखने लग जाएंगे। लेकिन पाठकों के लिए सवाल पूछने का जो समय है वो हमने लास्ट के 15 मिनट पाठकों के सवाल लेंगे। फिलहाल बातचीत को हम विधिवत रूप से स्टार्ट करते हैं जी। आप एक रेसलर असल में अब ये सिर्फ सवाल ही, अब ये सिर्फ चैट ही दिख रही है और वो वीडियो दिखना बंद हो गया है जी। तो आप मैं ये सवाल अभी फिलहाल हटा देता हूँ। हाँ फिलहाल हटा दो, ये लास्ट के 15 मिनट में काम आएंगे हमको, जब हम इंटरव्यू खत्म करेंगे तब। अभी आप फिलहाल वीडियो पे आ जाइए जी। जी, आप एक कोच भी हैं, आप एक रेसलर रह चुके हैं, आप एक बाइक राइडर बहुत बढ़िया हैं, आप घुमक्कड़ भी हैं, लेखक भी हैं। तो आप खुद को क्या टाइटल देना चाहेंगे, मतलब किस विषय में आपको माना जाए? कि एक होता है ना भाई, मैं व्यापारी हूँ, सामने वाला लेखक है, नीरज घुमक्कड़ है, मतलब आपने इतने सारे कामों को गड़मड़ कर दिया, खिचड़ी बना दी, मतलब आप अपने आप को क्या टाइटल देना चाहोगे? नहीं, why should we confine ourselves in only one genre? हम आप मुझे सिर्फ एक प्रोफेशन या एक विधा या एक चीज में एक खूंटे से बंधा हुआ व्यक्ति के रूप में क्यों देखना चाहते हैं? Why cannot I be multifaceted? मेरे बहुत सारे रूप हो सकते हैं ना। मैं जब देखिए, मेरा सबसे बड़ा रोल तो पिछले 10 सालों में ये रहा कि आई वाज अ हाउस हस्बैंड। मेरी पत्नी काम करती थी, 10 नहीं 14 साल हो गए इस बात को। पिछले 14 साल से जी। मेरी पत्नी काम करने जाती थी और मेरा और मेरी पत्नी के बीच में एक ये पैक्ट था कि बच्चों को आप देखेंगे, बिकॉज आई वाज अ रेसलिंग कोच और मेरे बच्चे पहलवानी करते थे। तो हमारे बीच में ये तय हुआ था कि सब, मैं अगर देखूंगी तो मैं तो सिर्फ खाना बना सकती हूँ ना, पर आप हैं, आप खाना भी बना लेंगे बच्चों का और बच्चों की पहलवानी भी एज अ कोच भी काम कर लेंगे। तो हमने तय किया कि मोनिका विल कीप वर्किंग एंड शी विल बी द अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली और मैं आई विल टेक केयर ऑफ द किड्स। तो वो मेरी बच्चों की देखरेख सुबह 4 बजे शुरू होती थी, क्योंकि मेरे बच्चे 5:30 बजे तो ग्राउंड में होते थे। तो सुबह 4:30 बजे मैं उठता था, 5 बजे इनको उठाता था और ये 5:30 बजे ग्राउंड पहुंच जाते थे। वहां से मेरी दिनचर्या शुरू होती थी और रात 11 बजे तक चलती थी और आई वॉज लाइक अ मदर टू देम फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स। तो मेरा सबसे बड़ा रोल, सबसे पहले तो आई वॉज अ मदर टू माई किड्स। उसके बाद जब मेरे बच्चे 5:30 बजे ग्राउंड में पहुंच जाते थे तो मैं एक रेसलिंग कोच बन जाता था। ओके। 8:30 बजे तक रेसलिंग कोच रहता था। फिर 8:30 बजे जब इनका जब वहां पे एक्टिविटी खत्म होती थी उससे 15 मिनट पहले मैं इनसे 15 मिनट पहले घर आ जाता था, जिससे कि इनका ब्रेकफास्ट तैयार कर सकूं जी। तो वहां से फिर मेरा मदर का रोल शुरू हो जाता था। तो आपके इस सवाल का अगर कंक्लूजन माना जाए तो व्हाई शुड, मतलब एक व्यक्ति को एक टाइटल से क्यों बांधना है? क्यों नहीं वो एक मल्टी स्पेशलिटी आदमी हो सकता, मल्टी पर्सनालिटी क्यों नहीं हो सकता? वो व्यक्ति का रोल हर घंटे में बदलता है। मेरा तो कम से कम मेरे जीवन में यही रहा है। लोगों को ये लगता है कि ये आदमी तो 24 घंटे घूमते रहता है। इनफैक्ट मैं जब एक पोस्ट डालता हूँ 1 महीने में और मान लीजिए 4 दिन के लिए घूमने, लोगों को लगता है कि ये तो घूमते हमेशा। मैं महीने में 26 दिन जाता हूँ। हाँ, मेरा घूमना लोगों को इसलिए कंफ्यूज करता है कि मान लीजिए अभी आपको अपने किसी ऑफिशियल काम से, किसी टूर से, किसी बिजनेस पे या किसी भी कारण से आपको जालंधर से दिल्ली जाना है या जालंधर से कहीं और उधर मोगा जाना है या 200-250 किलोमीटर दूर जाना है, तो लोग ये ऑप्शन चुने कि भाई कैसे जाए। कोई कहेगा मैं तो ट्रेन से जाऊंगा, मैं तो बस से जाऊंगा, मैं तो कार से जाऊंगा। अपना क्या भाई, अपन तो बाइक से जाएंगे, ठीक। और अपन ने बाइक उठाई तो मैं इनफैक्ट अपने ऑफिशियल टूर पे जा रहा होता हूँ, लोगों को ये लगता है ये तो घूम रहा है, ये तो बाइक पे घूम रहा है। तो मैं अपने हर एक्टिविटी में
अपने लिए एंटरटेनमेंट और लेजर की एक्टिविटी ढूंढ लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, तो जब मैं मान ला अपने बच्चों के लिए अगर मैं कुछ बना रहा हूं और उसको मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और कहीं डाल दिया, तो वो तो मल्टीटास्किंग हो गई ना। मल्टीटास्किंग हो गई जी। इसी बुलेट से मैं एक सवाल मैं आपको बताऊं कि लेट मी फिनिश दिस, कि मैं खुद को किसी एक रोल में, किसी एक टास्क में या किसी एक विधा से बांध के नहीं रखना चाहता जी। अगला सवाल लीजिए। आपकी बुलेट राइडिंग से ही एक जुड़ा हुआ सवाल है कि आपने बहुत लंबे लंबे रस्तों पर बहुत लंबी लंबी राइडिंग की है, तो आपका लॉन्गेस्ट स्ट्रेच क्या रहा है बुलेट का? मतलब कितने किलोमीटर का स्ट्रेच किया है आपने? ये अभी तक का जो मेरा जो लॉन्गेस्ट रहा है वो दिल्ली, अपना जालंधर से जैसलमेर, लगभग उस दिन हमने 920 किलोमीटर बाइक चलाई थी। तो 920 सुबह चले थे करीब 4 बजे, लगभग 920 किलोमीटर थी, क्योंकि बीच में इधर उधर भी थोड़ा सा 10-20 किलोमीटर साइड में भी गए थे, कुछ ऐसे जरूरतें पड़ गई थी, तो लगभग 920 किलोमीटर रहा है जालंधर से जैसलमेर। ये आज तक का मेरा जो लॉन्गेस्ट रहा है। 920 किलोमीटर फ्रॉम जालंधर टू जैसलमेर, जे टू जे। जी। अच्छा, हमारी एक पाठिका है, कल उनका बहुत बढ़िया सवाल आया आपके लिए। कल से हम सवालों को एकत्र कर रहे हैं आपके लिए कि दद्दा से क्या क्या सवाल पूछे जाएं, और हमने एक रायशुमारी भी करी कमेंट्स में कि आप दद्दा से क्या क्या सवाल पूछेंगे, और उन सवालों को मैंने इकट्ठा करके आपके 17 से 20 सवालों की सूची बनाई है। उसमें एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था कि आपका जो इंग्लिश बोलने का लहजा है वो बहुत अलग है, मतलब जिस तरीके से भारतीय इंग्लिश बोलते हैं उससे इंग्लिश बोलने का तरीका आपका अलग है, स्लैंग बिल्कुल डिफरेंट है आपका। मतलब क्या कारण है? मतलब आपकी एजुकेशन का इफेक्ट है, या मतलब आपकी इंग्लिश बहुत अलग तरीके का उच्चारण है आपका? नहीं, देखिए मैं एक बात आपको, सिंपल बेसिक बात बताऊं जी। भाषा में जी स्लैंग नहीं आना चाहिए, जो शुद्ध भाषा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि हम लोग जो जिस आदमी की भाषा में रीजनल लैंग्वेज का असर ज्यादा होता है, जैसे कुछ लोग पंजाबी मीडियम से हिंदी या इंग्लिश बोलते हैं ना, जो पंजाबी आदमी अगर इंग्लिश बोलेगा तो समझ में आता है कि यह पंजाबी है। जैसे साउथ इंडियन जो है, मलयाली लोग अलग लहजे में इंग्लिश बोलते हैं। उसी तरह राजस्थानी जब हिंदी बोलता है तो हाँ, जब राजस्थानी या हरियाणवी आदमी जब हिंदी इंग्लिश बोलता है तो मैं तो जिला तक बता देता हूँ, क्योंकि मैं हरियाणा में बहुत लंबे समय तक रहा हूं। तो आप किस जिले के हरियाणवी हिंदी बोल रहे हैं, मैं आपको जिला बता दूंगा कि आप उस जिले के हो। तो मेरे साथ देखिए ये हुआ कि जब आप लैंग्वेज कोई पिक करते हैं तो जिन घरों में संस्कृत पढ़ी जाती है या संस्कृत का थोड़ा बहुत चलन है घर में, है, तो संस्कृत में जो उच्चारण है ना वो बहुत ही ज्यादा शुद्ध होता है। तो मेरे घर में शुरू से, बचपन से, पिताजी के टाइम से संस्कृत का माहौल था, तो मेरी हिंदी और संस्कृत की वजह से मेरी जो हिंदी थी वो बहुत ज्यादा शुद्ध थी, उसमें किसी किस्म की रीजनल स्लैंग का वो नहीं आता था असर। जैसे मैं अभी भी कई सारी लैंग्वेजेस बोल लेता हूं, तो यदि मैं शुद्ध हिंदी बोलूंगा तो आप ये नहीं बता सकते कि ये आदमी एक्चुअली कहाँ का रहने वाला है। सवाल इंग्लिश को लेकर के था, किसी पंजाबी के साथ तो जैसे मेरी हिंदी का उच्चारण एकदम शुद्ध है, वैसे ही चूंकि मेरी शिक्षा जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुई, केंद्रीय विद्यालयों में, और केंद्रीय विद्यालयों में हालांकि बहुत ज्यादा अंग्रेजियत का माहौल नहीं रहता, पर इंग्लिश लैंग्वेज की लर्निंग केंद्रीय विद्यालयों में ठीक ठाक हो जाती है। और चूंकि मुझे बचपन से पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था, तो मुझे याद है कि मैंने 8वीं 9वीं में मतलब काफी सारा इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना 9th क्लास से शुरू कर दिया था, और 9th क्लास से लेकर आज तक मैंने पढ़ा बहुत ज्यादा है। मतलब बीच में तो जब से ये सोशल मीडिया आया है, तब से हमारी एक्चुअल रीडिंग, जो बुक की रीडिंग है, वो कम हो गई है। नहीं तो सोशल मीडिया आने से पहले मेरी एक दिन की 18 घंटे की रीडिंग होती थी। मैं एक दिन में 4-5 अखबार, 4-6 मैगजीन्स और
200, 250, 300 पेज की बुक मैं 1-1.5 दिन में, 2 दिन में खत्म कर देता था। और आज एक बुक शुरू की है, कल खत्म की और कल दूसरी शुरू कर दी। मतलब मैंने ऐसी पढ़ाई पिछले लगभग 35 साल की है। तो इंग्लिश पढ़ना और मतलब बोलना, मेरा जो भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होती है वो 90% इंग्लिश में ही होती है। मैंने आखिरी हिंदी की किताब ययाति पढ़ी थी 1992 में। उसके बाद से मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई हिंदी की किताब कोई बहुत प्रोमिनेंट बुक पढ़ी हो। और लोगों को मेरे पढ़ना ही है ययाति पढ़ने के बाद मेरे वो तो मान लीजिए किताब उसको मैं मानता नहीं हूँ। वो तो जब मैं हिमाचल में आपके साथ घूम रहा था, आपको ध्यान हो तो हम लोग सेंज वैली में थे, आपने किताब की घोषणा की कि एक किताब लिखूंगा मैं पेरेंटिंग वाली के अलावा। पेरेंटिंग पे अलग से बात करेंगे हम लोग। तो आपने कहा एक किताब लिखूंगा, उसका टाइटल रखूंगा बकभोजरी के। वो किताब आना बाकी है अभी, बकभोजरी के। ठीक बात है। वो का नाम था टाइटल जो रहेगा वो ये रहेगा, उसको इलाबोरेट बाद में करेंगे। बाद में करेंगे, चलिए ठीक है। आई मीन वो किताब अब सवाल थोड़े गंभीर होंगे और चुभते हुए होंगे, तो आप उस तरीके से उनका जवाब दीजिएगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप हर विषय के विशेषज्ञ हैं? कृषि की जानकारी भी आपको है, व्यापार की जानकारी भी आपको है, खेल में भी आप समझते हो, राजनीति में भी आप समझते हो, पेरेंटिंग में भी आप समझते हो, संगीत में भी आप समझते हो। मतलब हर चीज का अपने आप को विशेषज्ञ जताने की क्या आपको वो है? नहीं, विशेषज्ञ जताने वाली बात नहीं है। आई हैव एन ओपिनियन। आप हर विषय में राय देते हैं, कृषि ऐसे करनी चाहिए, व्यापार ऐसे करना चाहिए, संगीत ये अच्छा है, संगीत ये बुरा है, खेल में ये ठीक नहीं है, राजनीति में वो ठीक नहीं है। मतलब हर विषय का आप अपने आप को विशेषज्ञ क्यों मानते हैं? नहीं, विशेषज्ञ नहीं मानता हूं मैंने कभी भी ये क्लेम नहीं किया कि मैं किसी भी एक विषय का विशेषज्ञ हूं। मैंने हमेशा ये कहा कि आई हैव एन ओपिनियन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। जैसे अगर आप मुझसे कृषि पे बात करेंगे तो मैं आपसे 1 घंटा, अगर एक काम करिए आप कल एक और लाइव कीजिए अलग से, और 1 घंटा सिर्फ इंडिया के एग्रीकल्चर पर। अच्छा, आपने ये जितने विषय लिए हैं ना, ठीक जी, जितने विषय अभी आपने बोले हैं ना, इन सबका 1 घंटे का लाइव कर लीजिए, ठीक। तो मेरा कहना है कि आई हैव एन ओपिनियन कि भाई मेरा मानना है कि अच्छा, पर आपने एक चीज ध्यान दी होगी, मैं फॉरेन अफेयर्स और इकोनॉमिकल अफेयर्स में कभी भी कमेंट नहीं करता। मैं सारे विषयों पे करता हूं। मैंने कहा है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक अफेयर्स, इकोनॉमिक पॉलिसी पे आज तक आप मेरी कोई टिप्पणी नहीं देखेंगे, क्योंकि अपने को भैया अपने को उसकी गांड गर्दन का पता नहीं है। तो जिस विषय की नहीं पता हो उसमें नहीं उंगली करनी चाहिए। अपना तो पहले दिन से स्टैंड है। सब लोग कहते हैं बजट आता है, मैंने कहा भैया अपने को बजट का भी नहीं पता, इसलिए हमने आज तक कभी बजट पे टिप्पणी नहीं की। मैंने कहा बजट आया, मैंने कहा बढ़िया ही होगा यार, ठीक है, अपने को नहीं मालूम। फॉरेन अफेयर्स, मैंने कहा यार ये बहुत बड़ी कोई विषय नहीं है। इन दो चीजों के अलावा ऐसा कोई विषय नहीं है जिसपे आप स्पेशलाइजेशन वाली पोस्टें ना लिखते हो, या मतलब कभी ऐसा लगता है आप कृषि के भी बहुत जानकार हैं, व्यापार के भी बहुत जानकार हैं, खेल के भी बहुत जानकार हैं, राजनीति के जानकार हैं, इवन की अभी पिछले 4-5 दिनों से आपके आनंद शर्मा आगरा वाले मसाले वाले दद्दा से वो जो चल रही है धाधू संगीत वाली, मतलब आपको लगता है संगीत भी जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है ना? मतलब वो साथ मैं बोल रहा हूँ, ये मैंने ये थोड़ी कहा कि मैं बोल रहा हूँ वही ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहा मुझे ये ठीक लगता है। मैंने अपनी ओपिनियन दी है कि मुझे ये ठीक लगता है, और बाकी संगीत के बारे में मेरा ये विचार है, ठीक है ना, कि आई हैव। अच्छा, देखिए लोगों के साथ प्रॉब्लम पता है कमल भाई, लोगों के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है जी? पब्लिक के बीच में खड़े होके अपनी बात मजबूती से रखने के लिए ना, गांड में गू होना चाहिए, गूदा होना चाहिए कुछ कहने के लिए। रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगी, थोड़ा सा आप एडिट कर देना उसको, तो किसी बात को, अपनी बात को फर्मली 1 लाख आदमियों के बीच में कहने के लिए हिम्मत होनी चाहिए।
तो वो हिम्मत सब लोग जुटा नहीं पाते। अदरवाइज ओपिनियन तो सब लोगों की होती है कुछ ना कुछ, पर सब लोग व्यक्त नहीं करना जानते, व्यक्त करने की हिम्मत नहीं कर पाते। अपने अंदर है कि भैया हम कर लेते हैं। मतलब कल जिस आनंद जी से विषय मेरी में बात हुई, जिस विषय कल में आनंद हमारी जी एक से मेरी, ओपिनियन है, हाँ, तो जिस विषय कल में आनंद, मेरी एक ओपिनियन है मैं उसको रख दूंगा आपके सामने, आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। जी, कल दद्दा, आनंद दद्दा से हाँ बात हुई, बोले हम शादी में थे, 7 लोग गाने गा रहे हैं और पहलवान बैठ के अलग से देख रहा है, तो साला प्रॉब्लम हम 7 लोग नहीं है, प्रॉब्लम तो पहलवान है। यार, बात ना कि 7 लोग इतना बेसुरा गाना गा रहे हैं यार, कोई आदमी कैसे बर्दाश्त करते थे यार 7 बेसुरे एक जगह बैठ के गाना गाने लग जाए, तो अगर और कोई महफिल होती तो अब पहली बात तो मैं जाता ही नहीं। अगर मुझे मालूम हो जाए ना कि वहां पे एक बेसुरे आदमी का गाना होगा, तो मैंने कहा भाई अपन नहीं जाएंगे। अब अपन चले गए यार वहां, और अपने 7 लोगों ने मुझे पकड़ के गाना गाना सुनाना शुरू कर दिया। यार एक दो तो बर्दाश्त कर। बढ़िया। अब मेरे को एक सवाल आपसे और पूछना है, ऐसी भारत में, हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बीच में फोन आ गया था। हाँ दादा, काट दो। मूल सवाल पे आ जाते हैं। हाँ, मूल सवाल पे मैं आ हेलो। रहा हूं। मैं अब अगले सवाल पे आ रहा हूं। ये मेरा अचानक, हाँ नहीं, ये सुनाई असल दे में रहा है हमको, मेरा ये सब जो चीजें फोन ठीक बीच में आया, इस वजह से है। ये एवरीथिंग इज फाइन, मेरा एवरीथिंग हेडफोन इज जो है फाइन। वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। अब जो है वापस कनेक्ट हो रहा है। हाँ चलिए, हो गया एवरीथिंग कनेक्ट। इज फाइन। आप बोलिए। हाँ, अगले अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हेलो। भारत की, मेरे आपको कान में आवाज आ रही है आवाज मेरी? आनी बंद हो गई। हेलो। आवाज आ रही है मेरी आपको? आवाज मेरे कान में नहीं आ रही, वैसे तो अगर ये उतार दूं तो आ रही है। हाँ आप हटा बोलिए। लो, हटा लो, हटा लो। हाँ हटा ली। ठीक है। एक अगला सवाल मैं कह रहा हूं कि भारत की ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं है जिसको आपने गाली नहीं दी हो आज दिन तक। नहीं कुछ नहीं हुआ। भारत की ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं है जिसको गाली नहीं दी हो। उनमें जैसे डॉक्टर आपकी नजर में कपन कसोट है, वकील आपकी नजर में काले कोट वाला गुंडा है, व्यापारी चोर है, ठीक है, किसान हरामखोर है, स्कूल स्कूल वाले हेलो। चोर। पहले तो ना मेरी आवाज चली गई है, पहले मैं अपनी आवाज सेट कर लूं। ये अचानक क्यों, मैं इसको लीव करके दोबारा जोड़ रहा हूं क्योंकि ये आवाज मेरे माइक में आनी बंद हो गई। ठीक है, लीव स्टूडियो करके वापस आ जाइए। वैसे हमको आपकी आवाज अब बिल्कुल आवाज आ स्पष्ट रही है। है क्या? मां, मुझे तो बहुत अच्छी आ रही है आपकी आवाज। पर मुझे आवाज नहीं आ रही। वापस आ जाइए। दादा 2 मिनट जुड़ रहे हैं वापस। दूर दराज बैठ करके लाइव सेशंस में ये टेक्निकल फॉल्ट्स आते हैं। अजय प्रताप जी, आपका सवाल मैं उठाऊंगा। अजय प्रताप जी सोशल इंडिया वाले बने हुए हैं हमारे साथ, ये दादा को हम जोड़ लेते हैं। हेलो, आ गए दादा वापस। वापस आ गई आपको? हाँ अब आपने, ओके। हाँ अब आपने नहीं, सवाल किया कि मैंने हर कम्युनिटी को गाली दी। मेरा सवाल पहले पूरा सुनिए आप पहले एक बार। हाँ हाँ। डॉक्टर आपकी नजर में कफन कसोट है, वकील काले कोट वाला गुंडा है, व्यापारी चोर है, किसान हरामखोर है, स्कूल वाले चोर हैं, गृहिणी काम चोर है। मतलब ऐसा कोई कम्युनिटी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे आप संतुष्ट हो। मतलब डॉक्टर तो कफन कसोट हो गया, वकील काले कोट वाला गुंडा है, व्यापारी चोर है, ये यूं है, ये यूं है, तो सही कौन है आपकी नजर में? मतलब पूरी दुनिया ही खराब है? नहीं, बात ये नहीं है। देखिए, जी, हिंदुस्तान में या हमारे समाज में जब भी आदमी कोई मंच से बोलता है या लिखता है या कोई भी विधा पे जब काम करता है ना, तो उसका एक ही मोटिव होता है कि सबको खुश रखो, कोई नाराज नहीं होना चाहिए। हाँ, सबको खुश रखो, कोई नाराज नहीं होना चाहिए तुम्हारे लेखन से या तुम्हारे भाषण से। मतलब सबको मीठी गोली दे के सबकी उसको हम लोग उसको सबको तो लिपापोती करते रहो, पर
सच्चाई बोलने की हिम्मत 99.99% लोग नहीं करते। अब आगे सुनिए, लखनऊ के वकील से एक आदमी की एक मोटरसाइकिल से एक आदमी की कार टच हो गई, सारे वकीलों ने मिलकर उसको पीटा और उसके बाद एक बहुत जबरदस्त बवाल हुआ जिसमें 3000 वकीलों ने लखनऊ की सड़कों पे नंगा नाच किया। अब इस पे वकीलों की आलोचना क्यों न की जाए, आप ये बताइए, और इनको गुंडा क्यों ना बताया जाए कि जो 3000 वकील लखनऊ की सड़क पे उतर के गुंडागर्दी कर रहे हैं ये गुंडे हैं और इनको बहुत से पेश आने की जरूरत है प्रशासन को। ये बात मैं क्यों न लिखूं? मैं क्या करूं? नहीं, वकील साहब तो बहुत शरीफ लोग हैं जी, अगर 3000 वकील आके सड़क पे गुंडागर्दी कर भी देते हैं तो नहीं जी, ये तो बहुत शरीफ लोग होते हैं जी, ये तो हमारे लोकतंत्र का चौथा खंबा है जी, या है ब्लडी बुलशिट। 3000 आदमी को सड़क पे उतर के गुंडागर्दी करेंगे तो मैं आलोचना करूंगा। आगे सुनिए, अगर एक आदमी 15 लाख का बिल बना देगा फोर्टिस अस्पताल में एक डॉक्टर, और उसके बावजूद एक लड़की मर जाएगी डेंगू से, 15.5 लाख का फोर्टिस में बिल बनाया जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन का बिल 1.5 लाख का था, ऑक्सीजन का बिल 1.5 लाख का था, और वो लड़की 15.5 लाख रुपए एक हफ्ते में फोर्टिस अस्पताल में उसके बाप ने दिए, इसके बावजूद वो मर गई। ऐसे डॉक्टर को मैं कफन खसोट क्यों ना बोलूं? देखिए, मेरा बेटा बहुत सख्त बीमार था, पिम्स हॉस्पिटल जालंधर में भर्ती था, 2 दिन के अंदर 18 यूनिट पीआरपी डेंगू हुआ था उसको। मैं उस डॉक्टर से आज भी जब मिलता हूं तो उसके पैर छूता हूं और मैं बोलता हूं कि आपने मेरे बच्चे का जीवन बचाया है। मैं ऐसे डॉक्टर को क्यों कफन खसोट बोलूंगा? पर जो आदमी 15.5 लाख का बिल बना रहा है, जिसमें 1.5 लाख का ऑक्सीजन का बिल बना रहा है तो एक हफ्ते में, उसको कफन खसोट में क्यों ना बोलूं? राजस्थान की पूरी एक मिनट के लिए मेरी बात करने दीजिए मुझे। एक जरा सी बुरी कम्युनिटी हर में होती है, मतलब 100 डॉक्टर हैं तो उसमें से 2 बुरे होंगे, 98 अच्छे हैं, 100 वकील हैं तो यही रेशियो होगा। वो व्यापारी नहीं, वो डॉक्टरों का तो पलट दीजिए सर, डॉक्टरों का पलट दीजिए। डॉक्टरों में तो आजकल 2 अच्छे हैं, 98 कफन खसोट हो गए। लीजिए, सबके मुंह पे आज दोबारा रिपीट कर रहा हूं अपना आरोप। 100 में से 2 अच्छे डॉक्टर मिलेंगे, 98 कफन खसोट हो गए। और बोलिए, आई रिपीट माई एलिगेशन। हाँ जी। अच्छा, ये कि यही राय आपकी तो, स्कूल के बारे में? स्कूल की बिल्डिंगें खत्म हो जाएगी, स्कूल खत्म हो जाएंगे? अरे बाप रे बाप, ये प्राइवेट स्कूल से बड़ा डाकू तो इस धरती पे पैदा नहीं हुआ। अब मेरी बात सुनो, मान लीजिए आप कहीं रेस्टोरेंट में दाल खाने गए, 280 रुपए की उसने एक प्लेट आपको दाल दी। हाँ, तो चलो, बेशक 280 रुपए एक प्लेट दाल के लिए, पर आपको चलो भरपेट खाना तो खिलाया ना। चलो पैसे थोड़े से ज्यादा लिए हैं, 1000 रुपए का बिल बना दिया आपका, 3 लोगों का, 4 लोगों का, पर आपने भरपेट खाना खाया। ये स्कूल वाले तो पैसे लेते हैं और एजुकेशन के नाम पे सिर्फ आई वॉश हो रहा है। दे आर अ बिग 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 जीरो। एजुकेशन के नाम पे ये बच्चे को किल कर रहे हैं, मार रहे हैं। दे आर किलिंग योर चाइल्ड इन दीज प्राइवेट स्कूल। ये जितनी बड़ी दुकान होगी, अच्छा अगर छोटा सा प्राइवेट स्कूल है वो बहुत अच्छा होगा, जितनी बड़ी दुकान होगी, अगर 100 करोड़ का प्राइवेट स्कूल है तो वो आपके बच्चे का खून चूस रहा है, आपसे पैसे ले रहा है, एंड दे आर किलिंग योर चाइल्ड। आपके बच्चे की जिज्ञासा को, आपके बच्चे की इंक्विजिटिवनेस को, आपके बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी को ये लोग किल कर रहे हैं। ये जितनी बड़ी बड़ी दुकानें खोल के बैठे हैं, इसलिए मैं इनकी आलोचना करता हूं कि इनसे अपने बच्चों को बचाइए। जैसे आप स्कूलों में बड़ी बड़ी दुकानों को क्लेम कर रहे हैं, तो इस प्रकार से डॉक्टर क्लेम कर सकते हैं जो ब्रांड बिल बना रहे हैं। आप उसमें डॉक्टर्स पे क्यों आ जाते हैं? कसोट है वो, उस कॉर्पोरेट कल्चर के दबाव में है, इसलिए बिल बना रहा है। वो कॉर्पोरेट ने बिल बनाया, डॉक्टर ने थोड़ी बनाया। भाई साहब, प्राइवेट जो छोटा सा क्लिनिक खोल के बैठा है ना डॉक्टर, है ना, चलिए हम फोर्टिस को और मेदांता को छोड़ देते हैं, जो डॉक्टर एक छोटा सा 3 कमरे का क्लिनिक खोल के बैठा है ना, वो भी मरीज को ऐसे चूसता है। सब लोग नहीं, मैं देखिए, मैं सब पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, पर जो चूसते हैं वो ऐसे चूसते हैं कि अपनी, अरे भैया तुमने 500 रुपए कंसल्टेशन फीस ले ली, अब तो तुम्हारा पेट भर जाना चाहिए। आपने 500 रुपए कंसल्टेशन फीस ले ली ना,
क्लिनिक में घुसने से पहले मेरी आपने 500 रुपए की पर्ची काट दी। अब आप उसमें जितने भी आपके पैथोलॉजिकल टेस्ट होंगे सब में आपको कमीशन मिलता है कि नहीं मिलता है। उसके बाद आप दवाइयां ऐसी लिख रहे। मैं आपको बताऊं, मुझे कान में ओटाइटिस हो गया, एक डॉक्टर ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास मैं गया, उसने मुझे एक एंटीबायोटिक लिखी जिसकी कीमत 650 रुपए थी। 650 रुपए की 10 गोलियां। तो मेरे एक दोस्त है, वो एमडी डॉक्टर हैं, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा यार वो ओटाइटिस की प्रॉब्लम है और ऐसे ऐसे ये डॉक्टर साहब ने जो है ये मुझे 650 रुपए का एंटीबायोटिक 10 कैप्सूल लिख दिए। उसने बोला केमिस्ट से जाके मेरी बात कराना। वो उन्होंने केमिस्ट से बात की, केमिस्ट ने मुझे उसी सॉल्ट का सेम एक 10 गोलियों का पत्ता 65 रुपए में दे दिया। 65 रुपए, और वो जेनरिक मेडिसिन भी नहीं थी, डॉक्टर रेड्डीज की मेडिसिन थी। 65 रुपए की। अच्छा। उसके वो पता नहीं किस ब्रांड की दवा, डॉक्टर 650 रुपए। अब ऐसे डॉक्टर को मैं कफन खसोट क्यों ना बोलूं, आप मुझे बताइए यार। तुमने मेरे से कंसल्टेशन फीस लेने के बाद भी दवाई में भी तुमको 600 रुपए चाहिए, उसके बाद पैथोलॉजी टेस्ट में भी तुमको 600 रुपए चाहिए। आप मुझे बताइए ना, आप मुझसे मतलब 1800 रुपए कमाएंगे, पैथोलॉजी टेस्ट में भी आपको कमीशन चाहिए, आपको दवाइयों में भी कमीशन चाहिए, आपको अपनी कंसल्टेशन फीस भी चाहिए। 15 दिन बाद में दोबारा जाऊंगा तो आपको फिर से दोबारा कंसल्टेशन फीस चाहिए। व्हाई शुडंट आई कॉल यू? मैंने आपको कंसल्टेशन फीस पे तो कौन सा कफन खसोट नहीं बोला ना। ठीक है, आपके कंसल्टेशन फीस 500 रुपए है, मैं खुशी खुशी देने को तैयार हूं। अब तो मुझे मत लूटो यार। और ये मरते हुए लोगों को मैंने लूटते देखा है, मतलब दोज हु आर ऑन डेथ बेड, उनको लूट रहे हैं ये कम्युनिटी उनको लूट रही है। आज भी आप कोविड के माहौल में चले जाइए, बड़े अस्पतालों में जो बिल बनाए जा रहे हैं, कोविड का इलाज 600 रुपए तो ऊपर का है ही नहीं है। कोविड की सारी दवाइयां आप 10 दिन का कोर्स कर लीजिए, 600 रुपए तो ऊपर की नहीं होंगी। मैं दावे के साथ, गारंटी के साथ कहता हूं। किसी प्राइवेट अस्पताल में चले जाइए, आपका 5 लाख का 10 लाख का बिल बना देंगे ये। तो मैं इनकी आलोचना क्यों ना करूं? आप कहते ना बाहर। अच्छा, मैंने अभी वो सतीजा भाई साहब का भी एक कमेंट आया था आपकी वॉल पे। मैंने कहा था एक काम करिए, चलिए मेरे साथ एक सोशल एक्सपेरिमेंट कीजिए, 100 दुकानों पे चलेंगे, जिस शहर में आप कहेंगे उस शहर में चलेंगे, 100 दुकानों पे चलेंगे, एक भी दुकानदार जो पक्का बिल दे दे आपको, नॉट इवन सिंगल, एक भी दुकानदार से आप पक्का बिल लेके दिखा दीजिए, उसको पक्का बिल देने में प्राण निकल जाते हैं, नानी मर जाती है। आपने एक बहुत गलत टिप्पणी करी है। ऐसे दुकानदार की मैं आलोचना, मुझे रुकिए, ऐसे दुकानदार की आलोचना मैं क्यों न करूं? आप ये बताइए, मैं उसको चोर क्यों न बोलूं जो पक्का बिल नहीं देता? तो अंबानी के किसी स्टोर में तो बिना पक्का, आपने पूरी कम्युनिटी को लपेट लिया, व्यापारी चोर है, व्यापारी जो बिल नहीं देता। मैं जो बिल नहीं दे रहा पक्का, मैंने उसको चोर बोला? क्या गलत बोला? मैंने सारी कम्युनिटी को वहां चोर बोला भैया? आपने सारी कम्युनिटी को मैं चोर क्यों बोलूंगा? एक मैं आपका कमेंट दिखाता हूं आपको, स्क्रीनशॉट दे रहा हूं उसका मैं इसी स्क्रीन पे। आपने कहा कि जरूरत पड़ती है तब व्यापारी झाट का बाल तोड़ के दे देता है कि ताबीज बना लो, और जबकि सबसे ज्यादा चंदे की रसीदें व्यापारी कटाता है। ये तो बहुत यार, एक बात बताओ, देखो ये चंदे वाला का एहसान मत किया करो। 10 रुपए का 2100 रुपए 1100 रुपए की चंदे की रसीद कटवा दी, ये चंदे का एहसान मत किया करो। पहली बात तो आपने कितनी कटवाई चंदे की रसीद? पहले ये बताओ। मैं अपने चंदे का हिसाब देने रहूंगा तो आप ले नहीं पाओगे। किसी को एक कप चाय पिलानी पड़ जाएगी ना, एक कप एक दिन किसी को चाय पिलानी पड़ जाएगी तो अगले दिन नहीं पिलाता आदमी। मेरे यहाँ 100 बच्चे पिछले 7 साल से 2 टाइम खाना खाते हैं। उसके लिए तो आप चंदा इकट्ठा कर रहे हैं ना? हाँ, तो अच्छा, आप चाहते हैं कि मैं अपनी जेब से ही करूं सारा? तो व्यापारी तो अपनी जेब से रसीद कटाता है ना सर, वो चंदा लेके चंदा। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, चंदा लेके मैं खाना खिलाता हूं, बच्चा आके वहां उद्यान में अपनी पैंट में टी कर देता है, कई बार मेड नहीं होती, साफ करना पड़ता है। अब बोलिए, अब आप करेंगे? एनजीओ आप करेंगे? आप नहीं, आप अपने घर में 100 बच्चों को खाना,
आप अपने घर में 100 बच्चों को खाना खिलाएंगे और एक बच्चा टट्टी कर देगा तो उसकी टट्टी उल्टी भी साफ करेंगे। बोलिए। एक एनजीओ की तुलना व्यक्ति से मत कीजिए ना, एक एनजीओ की तुलना व्यक्ति से मत कीजिए आप। नहीं, एक मिनट, अभी आपने कहा ना कि आपने कितना चंदा दिया है, तो जहां जरूरत पड़ती है मैं चंदा देता हूं। हाँ, जहां व्यक्तिगत रूप से चंदा देने की जरूरत होती है मैं देता हूं। और जितनी भी सोशल, एक मिनट, चंदा देना मीन भाई आप लोग कहते हैं व्यापारी कम्युनिटी चंदा देती है, दैट मीन सोशल एक्टिविटी करती है ना, सोशल सर्विस ना राष्ट्र के और धर्म के नाम पर, धर्म में जहां पर भी जरूरत पड़ती है वहां अपना योगदान देती है। चंदा देने का यही तो मतलब होता है। तो हम भी करते हैं, हर आदमी करता है दुनिया में। तो एक मिनट, सबसे पहले तो ये बिजनेस कम्युनिटी, एक मिनट, बिजनेस कम्युनिटी जो चंदा देती है इसका एहसान मत कीजिए, पहली बात। दूसरी बात है, बिजनेस कम्युनिटी को आज की मैं आलोचना कर रहा हूं आपकी, कि एक साड़ी के शोरूम में शटर बंद करके अंदर से 48 औरतें निकली जो साड़ी की शॉपिंग कर रही थी। आज वीडियो आया, मैंने अपनी वॉल पे शेयर, मैंने अपनी वाइफ की वॉल पे शेयर किया। 5% वो एक मिनट सुनिए, एक तो फिर उन्हीं लालचियों, एक मिनट, उन्हीं लालचियों के कारण ही पूरी कम्युनिटी बदनाम होती है। और हम उन 5 लालचियों को ही गाली देते हैं, बाकी 95 अपने ऊपर न लिया करें। हमने कहा कि ये चोर है तो सिर्फ चोर को अपने चोर की दाढ़ी में चिंता होना चाहिए, सब लोग अपनी दाढ़ी में खुद लें। आज आपके और मेरे म्यूचुअल फ्रेंड हैं, दोनों को अपन परिचित हैं। गोविंद जी अग्रवाल ऋषिकेश वालों ने एक व्यापारी हैं, लेकिन एक पहल करी कि जो प्लाज्मा डोनेट करके आएगा मैं अपना स्टे फ्री देता हूं। उसको आपने भी प्रमोट किया, आपने भी कहा मनाली में दूंगा। तो व्यापारी हर जगह पे सहायता करता है, हर जगह रसीद कटाता है, चंदा रसीद होती है। सोशल एक्टिविटी में चाहे होली का चंदा हो, चाहे दिवाली का हो, चाहे रामलीला का हो, हर एक्टिविटी में भाग लेता है। और फिर आप कहते हैं कि वक्त जरूरत पड़ने पर व्यापारी झाट का उबाल दे देता है। सबको क्यों लपेटते हो आप? भैया, मैंने एक तो पहली बात सबको नहीं लपेटा। दूसरी बात है कि अच्छा अब सुनिए, एक व्यापारी अपना शटर बंद करके 48 औरतों को साड़ियां बेच रहा था। उसमें से अगर 20 को कोरोना हो गया, उसमें से 2-4 मर गई, 2-4 मर गई अगर, तो आप तो कहोगे ना जय सरकार फेल है, मोदी इस्तीफा दो। मैंने तो 1100 रुपए की पर्ची कटाई थी रामलीला की, 4 औरतों को मार दिया आपने अपनी 10 साड़ी बेचने के चक्कर में। 48 औरतें आपने अपनी शोरूम में घुसा रखी थी, जिसमें से 20 को कोरोना हो गया, जिसमें से 5 मर गई, और आपने 1100 रुपए की पर्ची कटाई थी रामलीला की। ये कौन सा जस्टिफिकेशन हुआ? तो मैं उस व्यापारी को गाली देता हूं जो इस लॉकडाउन के माहौल में भी, जिसको अपनी साड़ी की दुकान चमकानी है, चाहे दुनिया मरती है तो मर जाए, मैं ऐसे व्यापारी को गाली देता हूं और दूंगा। जो आदमी अपनी एक साड़ी बेचने के लिए पूरी कम्युनिटी की जान को खतरे में डाल रहा है, ऐसे आदमी की आलोचना क्यों न की जाए? और पूछिए अगला सवाल। तो चाय ठंडी हो गई, एक और बनवा लो। तो हाँ, मैं भी बनवा लेता हूं। तो सर बात पता है क्या है, अपना तो एक सिंपल फंडा है, किसी भी गलत काम को क्रिटिसाइज करने के लिए हिम्मत चाहिए। जब आप किसी को क्रिटिसाइज करेंगे तो बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं, और आज की दुनिया में कोई किसी को नाराज नहीं करना चाहता। पर अपने को साहब एमएलए, अपने को गांव प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे एमएलए नहीं बनना है, मुझे किसी को खुश रखना ही नहीं है। 48 महिलाएं मैं एक मिनट सुनिए, रुकिए, मैं सर एक मिनट, कमल भाई, मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं लिखता हूं, मैं तो इसलिए ही लिखता हूं कि लोग पढ़ें और नाराज हों। मेरा लेखन किसी को खुश करने के लिए नहीं। भले उस लेखन में तर्क ना हो तो नाराज ही करना है खाली, है ना? तर्क नहीं आए, मैं बिना तर्क, मैंने तो इतने सारे तर्क दिए ना। साड़ी वाले का तर्क दिया, आप उस तर्क को काट दीजिए। उस साड़ी वाले को अगर चोर बोल रहा है, साड़ी वाले, मैं उस तर्क को काट रहा हूं, सुनो मेरी बात। साड़ी वाले व्यापारी ने शटर खोला, लेकिन वो 48 लोग जिम्मेदार नहीं है जो साड़ी लेने चले गए। उनको क्या बोलोगे? उनको तो गाली नहीं देते हो? क्यों? अगर उसने शटर बंद, अगर उसने कानून का पालन किया होता और शटर बंद रखा होता तो वो 48 लोग नहीं आ पाते। वो 48 लोग भी ब्लेम, दे आर इक्वली टू ब्लेम। मैंने ये नहीं कहा कि उनको मैं उनके आरोप से बरी करता हूं, वो अपनी जान खुद खतरे में डाल रहे हैं। पर ये भाई साहब को अपनी दुकान बंद रख लेना। 15 दिन में अगर तुम्हारी साड़ी नहीं बिकेगी, तुम कहीं नहीं मरने जा रहे यार, करोड़पति आदमी हो। अगर 10 दिन तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी, तुम मरोगे नहीं यार।
कोई ऐसा तुम्हारा करोड़ों का नुकसान नहीं हो जाएगा। साड़ी कोई केला नहीं है जो 2 दिन में खराब हो जाएगा, 10 दिन बाद बेच लेना उसको। तो ऐसे व्यापारी की आलोचना क्यों न की जाए? आज होटल मतलब आपकी साड़ी बिकनी चाहिए, चाहे सारे शहर को कोरोना हो जाए। क्यों? आपकी साड़ी बिकनी चाहिए। आपने आज के वीडियो को केंद्र बिंदु बना लिया। मैं तो अदर एग्जांपल लीजिए। हाँ, आप ट्रैवल इंडस्ट्री, आप मेरे उदाहरण ले लीजिए। आप बिंदु बना लिया, आपने लिखा है कि व्यापारी वो होता है जो मौका मिलते ही 1 के 10 कर लेता है, चोर होता है। अब मेरी इंडस्ट्री के बारे में बात करें, मैं कब 1 के 10 मैंने ये कभी नहीं लिखा कि 1 के 10 कर लेता है चोर होता है। वो किसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ और लिखा होगा, आप मुझे मिसकोट कर रहे हैं। 1 के 10 बनाना ये व्यापार का नियम है। हर आदमी 1 के 2, 1 के 4, 1 के मौका पड़ने पे 1 के 10 बनाता है। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। पर आप अपनी सामाजिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते हैं, और अगर आप भाग रहे हैं तो आपको इसकी आलोचना सहनी पड़ेगी। एक स्क्रीनशॉट मेरा एक आरोप है आपके, एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं आपका लिखा हुआ, जस्ट अ मिनट। शायद वो मेरी लिस्ट से रिमूव हो गया। चलिए कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। 40 मिनट हो गए अभी। अब एक बात बताऊं, 40 मिनट हो गए अभी तक आपने सिर्फ 2 या 3 सवाल लिए हैं। अब कल नीरज के साथ में हमारा लाइव, कल नीरज के साथ एक्चुअल क्या होता है, मैं औसतन 10 सवाल पूछता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि सामने मैं 1 सवाल पूछूंगा 4 लाइन का और सामने वाला 5 मिनट उस पर बात करेगा, तो 50 मिनट का हमारा सेशन हो जाएगा इंटरव्यू का। 10 मिनट पाठकों के क्वेश्चन। कल नीरज के साथ में जो थी हमारी टीएफएस की चौपाल, मैंने उससे 4-4 लाइन के सवाल पूछे, उसने 1-1 लाइन में उत्तर दिए। मेरे 10 सवाल 30 मिनट में खत्म हो गए, 30 मिनट हम ब्लैंक हो गए। और आज मुझे पता था कि एक क्वेश्चन जो है वो 5 मिनट में निपटेगा ही नहीं। नीरज भाई ने तो 1-1 लाइन में फिर भी दे दिया। आप चाहते तो वो तो यस नो में भी दे सकता था। आप उसको यस नो का 10 एक क्वेश्चन है भेज देते, यस नो, वो यस नो करके आपकी चौपाल 1.5 मिनट में खत्म भी कर सकते थे। भैया नीरज जी की बात मेरे से बात करिए ना, मेरी कीजिए। हाँ, आज बहुत बढ़िया बात ये कि 225 लोग कॉन्स्टेंटली जुड़े हुए हमारे साथ, मतलब पहले मिनट से लेके अभी तक खड़े हैं। 225 लोग लाइव में होना बहुत बड़ी बात होती है। अब अगला सवाल कीजिए। अगला सवाल जी, अगला सवाल ये है, ये लेखन में गालीबाजी का आइडिया आपको कब से आया? मतलब कब से गालीबाजी कर रहे हैं आप लेखन में? पहली बात तो मैं लेखन नहीं करता हूँ। देखिए, जो दिन 2012-13 के आसपास मैंने एक बार एक स्पष्टीकरण दिया था कि आपने अक्सर मुझे लोग, मेरे जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं वो पढ़ते हैं, तो उन्होंने अक्सर मेरे को ये कमेंट सुनने को मिलता है कि दादा जब आपको हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि आप हमारे सामने बैठ के बातें कर रहे हैं जी। तो एक तो मेरी जो लेखन की जो शैली है वो बदकही शैली है। मैं किस्सा गोई करता हूँ, किस्से सुनाता हूँ और ऐसे सुनाता हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे सामने मेरे 4 यार दोस्त हैं, वो जिनसे कोई तकल्लुफ नहीं है। वो मेरे सामने मेरे 4 दोस्त बैठे और मैं उनसे बातें कर रहा हूं, और वो बातें करने की शैली में मैं किस्से सुनाता हूं, और वही शैली है मेरी लेखन की। तो एक बात बताऊं, देखिए हमारे नेचुरल जो हमारे समाज का जो बातचीत करने का तरीका है ना, वो वही है जो मैं लिखता हूं। कौन आपने आज तक जीवन में ऐसा कोई 2 दोस्त देखे हैं जो एक दूसरे से, आइए भ्राताश्री आप कहाँ थे, आपसे मिले हुए बहुत समय व्यतीत हो गया, ऐसे कोई मिलता है क्या? जो 2 दोस्त मिलते हैं वो आपने क्या बोलता है, कहा था बे भोसड़ी के, कहाँ मर गया था बे, भोसड़ी के फोन क्यों नहीं उठा रहा था? ऐसे ही तो बात करते हैं ना कि भ्राताश्री, प्रिय मित्र मैंने आपको फोन किए, आपने मेरे फोन क्यों नहीं उठाए, ऐसे बात करते हैं क्या? अगर ऐसे कोई बात करे उसको पता है कि चूतिया बहनचोद। तो ये 2 दोस्त कैसे बात करते हैं आपस में? आप बताओ ना, 4 दोस्त आपस में बैठ के बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं? कहाँ मर गया था बे भोसड़ी के, ऐसे ही तो बात करते हैं कि नहीं करते? तो फिर वही हमारा अंदाज लेखन का, क्योंकि मैंने पहले दिन से कह दिया था कि आई ट्रीट यू लाइक फ्रेंड्स। मैं लिखते समय आपको अपने दोस्त की तरह ट्रीट करता हूं और वही लिखता हूं, और यही हमारे समाज की भाषा है।
ये जो शिष्टतावादी लोग हैं जो इस भाषा का प्रयोग करते हैं, नकली भाषा है। तो जब से आपको ये खालिस्तानी आंदोलन में लिखने की वजह से बीच में थोड़ा लेखन बंद करना पड़ा, उसके बाद जब से आप लौट के आए हो तो गालीबाजी नहीं है आपके लेखन में, बिल्कुल गायब हो गई है, क्यों? अब बोलचाल की भाषा में नहीं लिखते? क्योंकि हाँ, यस, मैं उसका कारण है, मैंने खालिस्तानियों के खिलाफ आज से नहीं, अगर आप यहाँ आने से पहले, फेसबुक पे आने से पहले मैं ब्लॉग लिखता था, वो ब्लॉग मेरा आज भी कायम है। हाँ। 2012 में या 11 में मैंने वो ब्लॉग शुरू किया था, अकेले चना। उस ब्लॉग पे करीब 100 आर्टिकल हैं, वो आप पढ़ लीजिए। इसका पहला आर्टिकल तक कुत्ती होड़ क्यों हो जाती है? नहीं, वो कुछ और था, आप जान लीजिए। चलो छोड़ो, हाँ, सब्जेक्ट भटक जाएंगे। सुनिए, तो वहां मैं खालिस्तानियों के खिलाफ तब से लिखता आ रहा हूँ, और मैंने तो इतना भयंकर लेखन किया इनके खिलाफ कि, पर पहले सोशल मीडिया इतना ज्यादा 2012, 13, 14 में सोशल मीडिया इतना ज्यादा प्रभावी नहीं था, और मैं कुछ भी लिखता था तो उसको मेरे परिवार से नहीं जोड़ा जाता था। अब क्या हुआ कि जब मैंने कुछ भी लिखना शुरू किया तो लोगों ने मेरी पत्नी को टारगेट करना शुरू कर दिया, मेरे स्कूल को टारगेट करना शुरू कर दिया, मेरे स्कूल की मैनेजमेंट को टारगेट करना शुरू कर दिया कि अच्छा, ये देखो इसका पति तो ये माँ बहन कर रहा है यहाँ फेसबुक पे। मेरी पत्नी ने कहा, भैया मेरे पति एक इंडिपेंडेंट आदमी है, मैं उनको तनख्वाह नहीं देती हूँ, वो अपनी वॉल पे चाहे जो लिखे, पर उसको लेके लोगों ने मेरी पत्नी को, मेरे फैमिली को, मेरे स्कूल को और मेरे स्कूल की मैनेजमेंट को टारगेट करना शुरू कर दिया। और चूंकि अब इन लोगों को आज भी पंजाब में रहना है, और एक बहुत बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी फैमिली के ऊपर, उस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। और देखिए, कट्टा सटा के तो भैया आप किसी का भी मुंह बंद करा सकते हैं ना, नहीं, तो मेरा सवाल अलग था, थोड़ा जो बंगाल में स्थिति, सवाल से थोड़ा सा हट गए अपन। मेरा कहना ये था, वो वाला जो घटनाक्रम था वो समाप्त हो गया, वो वाला घटनाक्रम नवंबर में समाप्त हो गया, खत्म हो गई कहानी। अभी ना समाप्त नहीं हुआ, अभी किसने बोल दिया आपको समाप्त हो गया? नहीं, आज भी वही उतना ही इंटेंसिटी। आपके लेखन की जो रुचिपूर्ण जो बात थी ना, जैसे आप गालियां लिखते थे, मजा आता था, तो आपने गाली लिखना ही बंद कर दिया आजकल पिछले 6 महीने से। बिल्कुल नहीं, कहाँ बंद कर दिया? अभी आप पिछले दिनों के आप मेरी वॉल उठा के देखिए तो आपने ध्यान नहीं दिया अभी, इसका मतलब। मैं आप सी फर्स्ट है, मैं आपका एक भी आर्टिकल मिस नहीं करता हूँ। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने इतना अपने आप को बहुत ज्यादा टोन डाउन नहीं किया है। हाँ, यह जो मैंने खालिस्तानियों पे लिखना, खालिस्तानियों पे लिखना मैंने बंद कर दिया है सुरक्षा कारणों से। नहीं, वो मैं उनकी खालिस्तानी की बात नहीं करता। मैं तो आपके जो रूटीन लेखन में जो गाली थी ना, मतलब आप किसी भी चीज को बड़े चुटीले अंदाज में गाली देते हुए लिखते थे, तो वो शैली थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो गई है। वो उसी वजह से, वो सुरक्षा कारणों से। तो शैली आपकी कॉम्प्रोमाइज हुई है? नहीं, आज मैं अगर कुछ भी लिखता हूं तो वो सीधे मेरी पत्नी को पढ़ के सुनाया जाता है, ये देखो आपके हस्बैंड ने आज फिर ऐसा लिखा है। तो उस घटनाक्रम की वजह से एक चीज ध्यान नहीं दी है, रुकिए, आपने एक चीज ध्यान नहीं दिया कि मेरी बहुत सी पोस्टें आने के 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद हटा देता हूं मैं, ये आपने ध्यान नहीं दिया होगा। आप चेक करिएगा, मेरी ऐसी कम से कम 25 पोस्टें हैं, 25 पोस्ट हैं जो कि मैंने लिखी और 1 घंटे बाद हटा दी, क्योंकि अगर मैं नहीं हटाऊंगा तो वो लोग वैसे तो स्क्रीनशॉट लेके भी मेरी पत्नी को पढ़ाते हैं कि देखो तुम्हारा पति अभी भी ये सब उल्टा सीधा लिख रहा है। तो उन बाजों से मुझे जो है, तो मतलब वो जो घटनाक्रम हुआ था उसके बाद आपका लेखन कंप्रोमाइज हो गया है, कुल मिला के ये मान सकते हैं? बिल्कुल है, बहुत से विषयों पे मैंने लिखना बंद कर दिया सुरक्षा कारणों से, बिल्कुल हुआ है। और सुनिए, ये तो चलिए पंजाब है ना, आप बंगाल में जाके कुछ लिख के दिखा दीजिए ना ममता बनर्जी के खिलाफ। आप बंगाल में अभी अच्छा, आप मुंबई में उद्धव ठाकरे के खिलाफ लिख के दिखा दीजिए। और जो लोग ये मुझे बोलते हैं ना, मेरे को ताने देते हैं, अपनी गली का जो गुंडा होता है ना, उसके खिलाफ लिखने में लोगों की फट जाती है। गली का जो यूपी में गली का जो गुंडा होता है उसके खिलाफ लोग नहीं लिख पाते। अरे यार छोड़ो, क्यों पंगे ले रहे हो भैया, हम तो छोड़ो, आगे मत मुंह से बुलवाओ, हमने किसके खिलाफ नहीं लिखा। चलो ठीक है, छोड़िए, अगले सवाल पे आ जाते हैं। पॉलिटिकल क्वेश्चन है। हर सरकार के कुछ अच्छे फैसले होते हैं, कुछ बुरे फैसले होते हैं, कहीं पे सरकार विफल भी होती है, कुछ गलत भी हो जाता है। बिहार में जैसे आपने मैंडेट आने से पहले ही बिहारियों को कैक्टस वाला एल दे दिया था, है ना,
और मतलब सरकार की जो कमियां भी हैं आप उनको जबरदस्ती डिफेंड करने की कोशिश करते हो, मतलब मानते ही नहीं हो, कुतर्क करते हो उस बारे में, ऐसा क्यों? विशेषकर मोदी सरकार आने के बाद मतलब तर्क से आगे जाकर के कुतर्क करते हो देखिए, आप। हाँ चलिए मैं आपको कारण बताता हूँ। देखिए, जी। एक बात तो आप मानते हैं कि हिंदू एज ए कम्युनिटी वी आर एट वॉर, हम हिंदू अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल मान रहा हूँ। हाँ। 54 इस्लामिक देश और ये पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, हाँ। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सारे के सारे क्रिश्चियन एंड द इस्लामिक पूरा वर्ल्ड हमको हिंदुओं को खा जाने पे तुला हुआ है। ठीक, एक चावल की बोरी पे 5 किलो चावल की बोरी पे धर्मांतरण हो रहा है पंजाब में। एक सूट जिसकी कीमत 150 रुपए होती है, एक सूट और 5 किलो चावल पे औरतों को ईसाई बनाया जा रहा है। तो वी हिंदूज आर एट वॉर, और ये हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मोदी जी जैसा लीडर हमें इस एरा में, अगर ये 10 साल कहीं और यूपीए रह गई होती ना तो हिंदुओं का अस्तित्व बचाना मुश्किल हो जाता पूरी दुनिया में। तो वी आर एट वॉर, और इस वॉर में हमारा जो कमांडर है वो है मोदी। और युद्ध में सिपाही को अपने कमांडर के एक्शंस या अपने कमांडर के आदेशों पे सवाल नहीं उठाने चाहिए। एक अच्छा सिपाही वो होता है जो अपने कमांडर की कमांड, वो कहता है आगे चलो, बोले सर आगे से तो गोलियां चल रही है, मर जाऊंगा मैं तो। पर नहीं, जो अच्छा सिपाही होता है वो अपने कमांडर से ये नहीं कहता कि सर इधर से मत भेजो, उधर से चले जाते हैं, इधर से तो गोलियां चल रही हैं। यू कैन नॉट क्वेश्चन योर लीडरशिप इन अ वॉर। जब आप युद्ध लड़ रहे हैं तो आपको अपने कमांडर में 99% फेथ से काम नहीं चलता है। यू कैन नॉट क्वेश्चन योर कमांडर, आपको उसके अंदर 100% फेथ रखना पड़ेगा, नहीं तो आप युद्ध नहीं जीत सकते। जो सेना अपने कमांडर पे शक करने लगती है वो युद्ध से भाग जाती है, क्योंकि युद्ध में सामने मौत होती है। मौत एक हर इसी से रिलेटेड एक सवाल है। तो सुनिए, तो मैं अपने आप, देखिए मेरा मानना है कि हमको युद्ध के सेनानी की तरह अपने कमांडर पे युद्ध में शक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब युद्ध खत्म हो जाएगा, जब हम समीक्षा करेंगे तब बोलेंगे कि वहां पे तुमने ये गलत किया था, तुमने सही किया था। पर आज जब सामने से मौत आ रही है तो डोंट क्वेश्चन योर कमांडर। मेरी यही पॉलिसी रही है कि मैं, अच्छा, और सरकार में कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है, जितने भी निर्णय होते हैं वो कलेक्टिव होते हैं। देयर इज अ टीम जो कि निर्णय लेती है, और वो हमसे ज्यादा, मैं ये मानता हूं कि इस युद्ध काल में वो हमसे ज्यादा जानते हैं। जिन समस्याओं को हम समझते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा वो लोग समझते हैं। और अगर उन्होंने कोई निर्णय लिया है तो दिस इज नॉट द राइट टाइम टू क्वेश्चन योर लीडरशिप। हैव फेथ इन योर लीडरशिप। आप, ये समय नहीं है लीडरशिप से सवाल करने का। आज उनको फॉलो कीजिए, कल को देखी जाएगी, कल हम सवाल कर लेंगे। आज तो अपने लीडरशिप पे शक मत कीजिए। आपने कहा कि युद्ध खत्म होने के बाद समीक्षा की जा सकती है, अपने लीडर से सवाल किए जा सकते हैं। बंगाल का युद्ध खत्म हो गया, क्या मानते हैं कि वहां गलतियां हुई थी? इधर लोग लकड़ी और शमशान के लिए लड़ रहे थे और उधर अमित शाह और मोदी जी बंगाल में रैलियां कर रहे थे 2-2 लाख लोगों की। ठीक था ये? आपने, एक मिनट, आपने अमित शाह और मोदी को किस लिए चुनाव में बिठाया है? आपने किस लिए चुन के सरकार दी है? आपका ये एजेंडा है कि भारत में मोदी जी का सुशासन हो। जो मोदी जी का सुशासन केंद्र में है वो राज्यों तक परकोलेट हो, और उसके लिए बंगाल जीतना, मोदी जी ने बंगाल जीत के वहां कोई खेती थोड़ी नहीं करनी है। आप मुझे बताइए ना, बंगाल मोदी जी किसके लिए जीतना चाहते हैं? अपने लिए। मोदी जी को वहां सीएम बनना है, अमित शाह को बनना है। मोदी जी को लिए बंगाल जीतना। आपको शर्जील इमाम का वो लेक्चर याद है कि चिकन नेक काट दो पूरा नॉर्थ ईस्ट कट जाएगा?
उस चिकन नेक काटने के जो मंसूबे जो लोग बना रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए बंगाल जीतना जरूरी है कि नहीं है? अच्छा एक मिनट, आज आप इतने सवाल कर रहे हैं, अगर मोदी जी बंगाल जीत गए होते तब भी आप ये सवाल करते क्या? देखिए, हर सिपाही ये चाहता है कि उसका कमांडर युद्ध जीते, और युद्ध जीतने के लिए लड़े जाते हैं। युद्ध जो सेना बेमन से युद्ध लड़ेगी वो नहीं लड़ सकती। अगर सिपाही ये गए, यार मेरा बाप गांव में बीमार पड़ा है और मैं यहाँ पे युद्ध लड़ रहा हूँ, छोड़ो ना बंदूक रखो, चलो पहले बाप को पैरासिटामोल दे के आता हूँ, ऐसे युद्ध लड़े जाते हैं क्या? सेकंड वेव में जब मास्क, एक मिनट सुनिए, रुकिए। सिपाही फौज पे सियाचिन में बैठा सिपाही सोच ले, यार मेरी बीवी बीमार है और मैं यहाँ सियाचिन भी ड्यूटी दे रहा हूँ, मैं छोड़ो, बोला सर ये राइफल रखो अपनी, मैं तो जा रहा हूँ, मेरी बीवी बीमार है। ऐसे युद्ध लड़ेंगे क्या? तो यहाँ तो मतलब कोरोना की वेव की, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, यहाँ कोरोना की वेव की वजह से 10th और 12th के एग्जाम कैंसिल हो रहे थे, उसी दिन वहां अमित शाह रैली कर रहे थे और उसके फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे थे, और 1.5 लाख लोगों की रैली थी, एक के भी मास्क नहीं था। तो नियम कानून खाली जनता के लिए, नेता के लिए नहीं। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, पब्लिक को यह बोला गया था कि आप जो भी कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको कोरोना की इतनी चिंता थी तो एक मिनट सुनिए ना, इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कराया, इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कराया ना, उसमें मोदी और अमित शाह का तो कोई रोल नहीं था ना। आपके संविधान में भीड़ बुलाने में तो था ना। चुनाव लड़ना है तो भीड़ बुलानी पड़ेगी, या तो चुनाव मत लड़िए। आप जीतने, एक मिनट, आप चुनाव किस लिए लड़ रहे हैं? लड़ने के लिए लड़ रहे हैं कि जीतने के लिए लड़ रहे हैं? बीजेपी वहां जीतने के लिए लड़ रही थी कि सिर्फ लड़ने के लिए लड़ रही थी? राहुल गांधी सिर्फ लड़ने के लिए लड़ रहा था, इसलिए उसने एक भी रैली नहीं की, उसने सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी के नहीं, आप ये चाहते थे कि राहुल गांधी की तरह चुनाव लड़े मोदी? आप बताइए ना, नॉट इवन अ सिंगल रैली। इस तरीके से आप चाहते थे कि मोदी ने इतनी रैलियां क्यों की, राहुल गांधी जी ने तो एक भी नहीं की। बड़े रिस्पॉन्सिबल नेता है भाई, अपनी पार्टी को 44 से 0 सीट पे ले आए, वो तो रिस्पॉन्सिबल। देश की इतनी चिंता थी, आप यही मोदी चाहते हैं? मतलब मोदी एक भी रैली न करते, बीजेपी की 0 सीट आती तो आप क्या कहते? नहीं, एक मिनट, आप मुझे बताइए ना, अभी आप कह रहे हैं कि साहब कोरोना फैल गया। अच्छा एक मिनट, महाराष्ट्र में कौन सी रैली हो रही थी? दिल्ली में कौन सी रैली हो रही थी? वहां क्यों कोरोना फैल गया? लखनऊ में कौन सी रैली हो रही थी? वहां क्यों कोरोना फैल गया? केरल में कौन सी रैली हो रही थी? आप बताइए। कोरोना तो सबसे बड़ा कोरोना तो मुंबई में फैला है ना। एक मिनट सुनिए ना, रैली तो कलकत्ते में हुई ना, कोरोना तो मुंबई में फैला है। आप बोलिए, मुंबई से ज्यादा कोरोना नहीं है ना कलकत्ते में? अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट, जस्ट ए मिनट, लेट मी टॉक। आप ये चाहते हो कि राहुल गांधी की तरह एक भी रैली ना करे और 0 वापस 3 सीट आई थी, वैसे 300 थी, आप लोग बड़े खुश रहते, आओ कितने बड़े राष्ट्रवादी नेता है जी, तो चुनाव आ गए पर रैली एक भी नहीं की। रैली आप लोग रोड पे करोगे, लोग 1 लाख लोग इकट्ठे, मेरी बात सुनिए, लोग 1 लाख लोग आप इकट्ठे करोगे रैली में, लेकिन बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो हिंसा होगी उसका धरना आप ऑनलाइन दोगे? मतलब उसके लिए आपका कोरोना हो रहा है, लेकिन रैली के लिए कोरोना नहीं है आपका, है ना? नहीं, ये किसने, ये आपसे किसने बोल दिया कि ऑनलाइन धरना हो रहा है? जो आदमी दिल्ली में बैठा है वो तो ऑनलाइन धरना देगा, पर जो कलकत्ते में बैठा है, जो वहां 24 परगना में बैठा है, या जो पुरुलिया में बैठा है और जो मालदा में बैठा है, वो वहां मौके पे जमीन पे लड़ रहा है। किसने बोल दिया आपको ऑनलाइन धरना दे रहा है? आज आप अगर भीलवाड़ा से आपको कुछ कहना होगा तो कलकत्ते पे अगर कुछ बोलोगे तो बोले यार ये देखो ऑनलाइन बोल रहा है। भीलवाड़ा से आपको कुछ कहने का हक नहीं है ना, आपको पुरुलिया जाके ही बोलना पड़ेगा ये किसने बोल दिया। आप भीलवाड़ा में रह के भी तो कलकत्ते की बात कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? इसमें गलत क्या है? हम दोनों बैठ के आज बंगाल को डिस्कस कर रहे हैं, टेलीफोन पे कर रहे हैं, मैं मनाली से कर रहा हूं, आप भीलवाड़ा से कर रहे हैं। बोले यार वो कितने बड़े बकचोद हैं, इनको तो जाके पुरुलिया में ये करना चाहिए। क्यों? नो, ये तरीका नहीं होता। जो जहां बैठा है वहीं से वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जो जहां पुरुलिया में जो मैदान में बैठा है ना, मालदा में, वो मालदा में लड़ रहा है, अपनी गली में लड़ रहा है। तो हम अपने जो भीलवाड़ा में बैठा है वो भीलवाड़ा में लड़ रहा है। लगा के और ऑनलाइन धरना दे रहे हैं, वो धरना काउंट हो रहा है हमारा, है ना?
नहीं नहीं नहीं, जो आदमी भीलवाड़ा में बैठा है, आप बताइए ना, आपको अगर धरना देना होगा आज बंगाल में हिंसा के खिलाफ, तो कहां कैसे दोगे आप? मुझे तरीका बता दो। जाओगे ना पुरुलिया? आज कमल रामवानी को इस वक्त शाम 6-7 बजे धरना देना है, कैसे देगा? पुरुलिया जाएगा या भीलवाड़ा में ऐसे ऑनलाइन देगा जैसे अभी दे रहा है? ये हम दोनों धरना ही तो दे रहे हैं ना बंगाल की हिंसा के खिलाफ। क्या गलत है इसमें? जो आदमी दिल्ली में बैठा है वो अगर बंगाल हिंसा के खिलाफ बोल रहा है तो कैसे बोलेगा? या तो बोले कि नहीं नहीं, दिल्ली वालों को और भीलवाड़ा वालों को कोई बोलने का हक नहीं है, जो मालदा में बैठा है सिर्फ वही बोलेगा बंगाल में। 303 सीटें लेकर के भी तर्क देते हैं आप लोग। 303 सीटें लेके ये कौन सा तर्क, ये तर्क कौन सा है? और आगे सुनिए मुझसे जी। लोग कहते हैं कि ऑनलाइन धरना दे रहे हैं। अरे भैया, अभी ये जो इजराइल और फिलिस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें लोग तंज कर रहे हैं कि ऑनलाइन इजराइल तो खाम का एक्शन कर रहा है, इसको ऑनलाइन धरना देना चाहिए फिलिस्तीन के खिलाफ। ऐसा भैया बंगाल में जो, हाँ आपने भी लिखा और उस पर मैंने आप सब लोग को CHSO4 कह के एक पोस्ट भी लिखी है कि कुछ CHSO4 ये कह रहे हैं कि गोविंद नहीं, और बहुत सारे लोगों ने, और बहुत, आप मेरी बात सुनिए जी। ऐसा है, बंगाल में जो हिंसा हो रही है वो भारत का आंतरिक मामला है। पाकिस्तान ने बंगाल में अटैक नहीं किया है, सुनिए, पाकिस्तान ने बंगाल में अटैक नहीं है क्योंकि भारत की सेना चढ़ जाएगी वहां पे। वो हमारा आंतरिक मामला है। हमारे 4 लोग बंगाल में चुनाव के बाद लड़ रहे हैं, वो हमारी पुलिस, हमारा लोकल प्रशासन, हमारा देश, हमारा वो आंतरिक मामला है। पर यही भारत सरकार थी जब पाकिस्तान से मैटर हुआ था ना, तो घर में घुस के मार के आए थे। आए समझ में? वो भूल गए वो 26/11 नहीं था बंबई वाला, कि जब ताज होटल पे हमला हुआ था तो सरदार जी जो है वो डोजियर भेज रहे थे। मोदी जो है हर तीसरे दिन घर में घुस गया था, बालाकोट में भी घुस गया था, म्यांमार में भी घुस गया था, और सर्जिकल स्ट्राइक उड़ी में जब हुई थी तब भी घुस गया था। और अभिनंदन को जब छुड़ाना था तो बोला था कि शाम 5 बजे मेरे फाइटर प्लेन तैयार बैठे हैं, मेरे पायलट को अगर छू भी दिया ना उंगली से तब देख लेना। और 6 बजे पहुंचा दिया था वाघा बॉर्डर पे, और पार्लियामेंट में घोषणा की थी इमरान खान ने। तो देखिए, जब सरकार को पाकिस्तान से या किसी विदेशी ताकत से मुकाबला होगा तो हम भी इजराइल से, ये सरकार इजराइल से कम नहीं है किसी मामले में। बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो हमारा इंटरनल मैटर है, उसको हम इंटरनली अपने इंटरनल तरीके से हैंडल कर लेंगे। तो ये बंगाल में जो है इजराइल और फिलिस्तीन का ताना न दिया जाए, ये मूर्खता है। आमतौर पे TFS की सवाल 1 घंटे की होती है, 1 घंटा समाप्त हो गया, लेकिन आधे से ज्यादा सवाल बाकी है मेरे अभी। तो पाठकगण अगर कहें तो ऐसा है ना, जब तक पब्लिक देख रही है दिखाते रहो, जब पब्लिक चली जाएगी हम भी चले जाएंगे। हाँ, 250 लोग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और पाठकों के कमेंट्स पे भी नजर कर लेते हैं, काफी देर से हमने देखा भी नहीं है उस तरफ। और इंटरनल 2 मिनट के लिए कमेंट सेक्शन पे नजर कर लेते हैं, आप भी कर लीजिए दादा, 2 मिनट वीडियो भी हट जाएगा, कमेंट देख लीजिए थोड़े से। चैट ऑप्शन में जाके कमेंट्स पे आ जाइए, कमेंट देख लीजिए, फिर वापस वीडियो पे आ जाइएगा। बढ़ा दो समय आज का, अधिकतर दर्शक ये चाह रहे हैं कि समय बढ़ा दिया जाए आज के सेशन का। बढ़ा लेते हैं, कोई बात नहीं। तालियां बजती रहनी चाहिए। और इस गर्मा गर्म बातचीत के बीच में मेरी आ गई है भेलपूड़ी बन के टकाटक। कंटिन्यू। दर्शकगण कह रहे हैं रात का खाना साथ में खाएंगे। अच्छा, बाकी अगले दिन ले लीजिए। ठीक है दादा, अपन कंटिन्यू करते हैं। आप वापस उधर वीडियो विंडो पे आ जाइए दादा।
आप हर चीज में मुफ्तखोरी को प्रमोट क्यों करते हैं? मतलब हर चीज फोकट में क्यों चाहिए? मुफ्तखोरी को प्रमोट? जीरो किसने बजट बोला? जीरो बजट पूरा ग्रुप बनाया 15,000 लोगों का, जीरो बजट का। देखिए, जो लोग जीरो बजट को समझते नहीं हैं वो ऐसा समझते हैं। जीरो बजट इज नॉट मुफ्तखोरी। और इस पे मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि इस पे इतना कुछ लिखा गया है उस ग्रुप में कि एक्चुअली जीरो बजट है क्या। देखिए, मुझे एक बात बताइए कि एक्चुअल जो जीरो बजट ट्रैवलिंग है वो होती है जब कोई ट्रैवलर लंबे समय के लिए घर से निकलता है। लंबे समय मतलब महीना, 2 महीना, 4 महीना, साल, 2 साल। आपको ध्यान होगा कि वो जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे तो गोखले ने उनसे कहा कि वकालत बाद में करना, पहले जाओ भारत को देख के तो आओ कि आखिर भारत है क्या। और हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसने हमारे बच्चों को इतना बांध दिया है, दिन रात रटो रटो रटो, एक फर्जी एग्जाम दो, उस एग्जाम में नंबर लाओ, फिर अगली क्लास में लाओ, पहले स्कूल जाओ, स्कूल से आते ही कोचिंग जाओ, कोचिंग से आते ही होमवर्क करो और रात को 11 बजे सो जाओ, अगले दिन सुबह स्कूल चले जाओ। जो बच्चे को इंक्विजिटिव, जो बच्चे की जिज्ञासा का जो समय होता है उसको तो हम इस रटंत विद्या वाली सारी एजुकेशन में 17 साल खराब कर देते हैं बच्चे के। तो हम ये कहते हैं कि नहीं, 12वीं कराने के बाद बच्चे को कम से कम 1 साल का ब्रेक लेना चाहिए, कम से कम 1 साल का, 12th करने के बाद, और पूरा देश घूम के आना चाहिए। और लग्जरी ट्रैवल में नहीं, अनप्लान्ड जनरल क्लास ट्रेवल में बच्चे को अपने को 1 साल के लिए छोड़ दीजिए और वो पूरा देश घूम के आए। अब आप बताइए कि वो जो बच्चा 1 साल के लिए, अगर आप किसी 17-18 साल के युवक को पूरा देश घुमाना चाहते हैं, वो लग्जरी ट्रेवल करेगा क्या? उसका ट्रेवल मोड क्या होगा? और 1 साल तक कोई लगातार घूम सकता है क्या? आप तो ट्रेवलिंग के बिजनेस में हो ना। 4 दिन का पैकेज कितने का बनाते हो आप बताओ? आपका 4 दिन का पैकेज 25,000 का होता है कि नहीं होता है? तो अब आप लोग की प्रॉब्लम क्या है कि हम ये कह रहे हैं कि भैया 4 दिन में जो तुम 25,000 रुपए खर्चते हो इसको ट्रेवल नहीं बोलते, ये तो टूरिज्म है। अगर घुमक्कड़ी करनी है, देशाटन, इसको हम लोग देशाटन बोलते हैं, अगर देशाटन करना है तो 4 दिन में 400 रुपए खर्च के देश घूमना सीखो। तो ये 4 दिन में 400 रुपए में अगर आप घूम रहे हैं तो ये है जीरो बजट ट्रेवलिंग है। कि अच्छा, उसमें भी बहुत से, मैं हजारों लोगों को, ऐसे लोगों को जानता हूं जो सालों घूमते हैं और उनकी जेब में अपना एक पैसा नहीं होता और वो प्रतिदिन 100-200 रुपए कमाते हैं। जीरो बजट ट्रेवलिंग का मतलब जानते हैं क्या होता है? कि आप आए, मनाली में 1 हफ्ता रहे हैं, मनाली में आए 1 हफ्ता रहे। अब मेरे, मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे कैंप में आए, उन्होंने बोला जी ऐसा है कि मैं आपके कैंप में सर्विस कर दूंगा, मैं आपके कैंप में बर्तन धो दूंगा, मैं आपके कैंप में आपके सारे कपड़े धो दूंगा, 1 हफ्ता आप मुझे रहने की जगह दे देना है और मेरे को खाने के लिए खाना दे देना, आई विल वर्क फॉर फूड। ठीक, मैं 1 हफ्ता आपके यहाँ रहूंगा, मनाली में रहूंगा, मैं मनाली भी घूम लूंगा और 1 हफ्ता मेरे रहने खाने की सुविधा आप दे दीजिएगा। दिस इज जीरो बजट ट्रैवलिंग, ये मुफ्तखोरी नहीं है। उसके बाद देखिए, हमारे देश में जो एक्चुअल जो शिक्षा व्यवस्था रही है वो क्या रही है? गुरुकुल पद्धति। गुरुकुल पद्धति में गुरुकुल के पास अपनी जमीन होती थी, अपनी गायें होती थी, अपनी बच्चे खेती करते थे और पढ़ते थे। प्लस जब अनाज कम पड़ जाता था तो बच्चे अगल बगल के गांव में भिक्षा लेने जाते थे और हर घर के सामने जो ब्रह्मचारी है वो अपना कमंडल और अपना पात्र आगे कर देता था और बोलता था भवती भिक्षान्न देहि, हे माता भिक्षा दो। और जो भी उससे अनाज, आटा, चावल मिलता था वही आके गुरुकुल में खाना बनता था। तो हमारे यहाँ ब्रह्मचारी भिक्षाटन कर विद्या ग्रहण करना, ये हमारे देश की परंपरा रही है और स्थापित परंपरा रही है। आज की जो आप मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम देख रहे हैं ये तो 100 साल पुराना है ना, 200 साल। आप बताइए
इससे पहले तो हमारे देश में गुरुकुल पद्धति ही थी। तो आखिर वो क्या थी? दैट वाज जीरो बजट। हमारे देश में इतना ज्यादा देशाटन का जो है, पूरे भारत भ्रमण का देशाटन की जो परंपरा रही है, हमारे साधु सन्यासी, हमारे भिक्षुक, हमारे बौद्ध भिक्षुक और हमारे जितने भी ये ट्रैवलर्स रहे हैं, ये कौन सा बजट लेके चलते थे? आप बताइए। ये आपकी जो मॉडर्न ट्रैवलिंग की जो ये जो आपकी जो आज टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री है, ये कितने साल पुरानी है? कितने साल पुरानी है बताइए? 10, 20, 50 साल पुरानी, 100 साल पुरानी? परंतु 100 साल भी देशाटन नहीं। की परंपरा ये तो 10-20 साल पुरानी है यार। आप लोगों का जो टूरिज्म है हाँ 50 साल होगा, 25। परंतु 25, हमारी जो 25 है। देशाटन की परंपरा है, सुनिए, देशाटन की जो परंपरा है वो तो हजारों साल पुरानी है। दैट वाज जीरो बजट। तो मतलब जुमा जुमा 20 साल आप लोगों की उम्र है, 30 साल, और आप हमको पढ़ा रहे हो कि जीरो बजट क्या होता है? 1000, 5000 साल पुरानी परंपरा है हमारी। आज भी हमारे साधु सन्यासी पूरे देश में घूमते हैं। कौन सा बजट लेके घूमते हैं? आप बताइए। तो वो जो आप हमारे संदेश एक देना मिनट, चाहते थे, क्या वो पाया? बिल्कुल। मेरा आपने उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ा ही नहीं। आपने नाम सुन के उस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया। मैंने उस विषय पे कम से कम 20 पोस्टें उस ग्रुप में लिखी हैं, आज भी होंगी, पढ़ लीजिए, कि अपने बच्चों को टूरिज्म से बचाइए, देशाटन पे भेजिए, एंड देशाटन हैज टू बी जीरो बजट। अपने बच्चों से बोलो रास्ते में काम करें, 100 रुपया रोज कमाएं, उससे भारत घूमें। क्यों? क्योंकि मैं 5000 साल पुरानी परंपरा, 5000 साल पुरानी परंपरा जो है देशाटन की, वो है जीरो बजट। ये नीरज भाई का सवाल आप आया लोग साथ प्रॉब्लम, नहीं रुकिए, आपके साथ एक प्रॉब्लम है। आप लोग हैं 5-4 दिन में 25,000 रुपए वसूलने वाले। अब आपको लगता है यार ये तो बहुत गलत लोग आ गए मैदान में। हम तो साले 4 दिन के 25,000 रुपए वसूलने की प्लानिंग बना रहे थे। ये कहते हैं 4 दिन में 1000 रुपए भी खर्च नहीं होगा, 400 रुपए में हम घुमा देंगे। आप लोग इसलिए थोड़ा सा ना इनसिक्योर फील करते हैं। ये टूरिज्म इंडस्ट्री जीरो बजट वालों से इसलिए इनसिक्योर फील करती है। और आपको एक बात बता दूं, आपको सुनिए, अभी आपको लेटेस्ट ट्रेंड पता नहीं है मार्केट का। ऋषिकेश में मनु भाई से पूछ लेना, कैंपों, अभी जब ये कोरोना आया उससे पहले फरवरी तक कैंपों में तिल रखने की जगह नहीं थी, होटल सब खाली पड़े हुए थे, और कैंप्स में तिल रखने की जगह नहीं थी। ऐसा नहीं है, एक आप बहुत बड़ा, देख रहे हैं ऋषिकेश में रिजॉर्ट भी सैटरडे संडे को उतने ही फुल है जितने टेंट फुल है। आज भी 4000 रुपए देकर के रहने वाला एक पूरा वर्ग अलग है, जीरो बजट का पूरा वर्ग अलग है, पूरा मार्केट डाइवर्ट नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, जिस चीज को आपने जीरो बजट बोला, तो उसको आप लो बजट कहते तो ज्यादा बेहतर था। जिस प्रकार का आपका कॉन्सेप्ट वहां जा रहा है और जिस प्रकार की जिस दिशा में आपका ग्रुप बढ़ रहा है, उसको लो बजट घुमकड़ी कहना ठीक था। जीरो बजट जिस तरीके का आप बता रहे हैं, घूमते रहो काम करते रहो, प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है? कोई कर पाएगा क्या कि घूमे और काम करे और आगे घूमता रहे? एक मिनट, यूरोप में एक बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा, उनको हिच हाइकर्स बोलते हैं, वो इसी तरह घूमते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। विदेशों में पॉपुलर चीज है, इंडिया में संभव है क्या? प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? इंडिया में तो 5000 साल, अरे विदेशों में तो हिच हाइकिंग अब आई है 100 साल पहले। हमारे देश में तो यही हिच हाइकिंग 5000 साल पुरानी है। आप ये क्यों भूल जाते हो? तो अभी जिन लोगों को आप 5000 साल पुरानी परंपरा है, जिन लोगों को आप ये जीरो बजट घुमकड़ी सिखा रहे हो, ये लोग कर लेंगे क्या? क्यों नहीं कर लेंगे? क्यों नहीं कर लेंगे? कर रहे हैं लोग, कर लेंगे नहीं, छोड़िए। आपको मालूम नहीं है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ यंगस्टर्स जो कि जीरो बजट ट्रैवलिंग पिछले कई सालों से कर रहे हैं। पर उसके लिए आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ता है। ऐसे तरीके ढूंढने पड़ते हैं कि आप मुफ्त में पूरा देश घूम सकें। और जब से ये सोशल मीडिया की जीरो बजट ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा आसान हो गई है।
मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। नीरज भाई को मैं पिछले 7 साल से देख रहा हूं। इन्होंने दिल्ली में अपना घर स्ट्रेंजर्स के लिए खोल रखा था। कोई भी आओ भैया, नीरज भाई कहाँ हो, फलानी जगह, यार मैं आया हूं इंदौर से, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो भैया। नीरज भाई के घर आ गए, रात रुके, अगले दिन चले गए। नीरज भाई ने 1000 लोगों को होस्ट किया होगा पिछले 7 सालों में। तो जब नीरज भाई हिंदुस्तान घूमने जाएगा तो उसको कहीं रुकने खाने की समस्या आएगी क्या? आप बताइए। जो आदमी 1000 लोगों को सवाल जो आदमी 1000 लोगों को होस्ट करता है, जो आदमी 1000 लोगों को होस्ट करता है, वो 1000 लोगों का गेस्ट बनने में क्या दिक्कत है उसको? दिस इज जीरो बजट। यही तो जीरो बजट है भाई। गीताली सैके जी ने कहा था कि आप अपना घर गेस्ट के लिए खोल दीजिए। सब लोग अपना घर गेस्ट के लिए। काउच सर्फिंग क्या है? काउच सर्फिंग, दैट इज जीरो बजट। तो ये ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट दुनिया में आ रहे हैं, और ये आज के नहीं है। ये हमारे देश में 5000 साल पुराने हैं, नाम नए आ गए। हिच हाइकिंग और ये काउच सर्फिंग जो है ना, हमारे देश के लोग पिछले 5000 साल से कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है जी। जो नई वेव थी टूरिज्म की। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। हाँ, जो चीजें आप कहते हैं, जो चीजें आप लिखते हैं, आप खुद उन पर फॉलो नहीं करते उन चीजों को। जैसे आप कहते हैं महंगी शादियों का आप विरोध करते हैं, भैया आपने खुद 650 रुपए में शादी करी, लोगों को आप कहते हैं महंगी शादियों का विरोध करो, महंगी शादियों में जाना बंद कर दो, महंगी शादियां मत करो, और आप खुद महंगी महंगी शादियां अटेंड करते हैं। जैसे कौन सी महंगी शादी अटेंड करी मैंने? अभी शायद पुष्कर जी भाई साहब की बच्ची की शादी थी, बहुत भव्य शादी थी। एक शायद आप कोई जयपुर में शादी अटेंड करने आए थे, 5 स्टार में शादी थी वो, जहां पे आपने पेपर की वेस्टेज के बारे में लिखा था। मैं जयपुर में कौन? मैं तो जयपुर में कोई शादी अटेंड नहीं की। मैं शहर मिस कर रहा हूँ शायद। कोई 5 स्टार होटल में आपने शादी अटेंड करी थी, जहां पे बार बार 100 ml की पानी की बोतल दी जा रही थी। आपने कहा प्लास्टिक भी वेस्ट कर रहे हैं, पेपर भी वेस्ट कर रहे हैं ये लोग। वो हमारे एक दोस्त की शादी नहीं थी, उन्होंने तो कोर्ट मैरिज की थी, संदीप भाई। आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक दिल्ली या गुड़गांव की बात थी वो। और वो तो कोर्ट मैरिज थी, उसमें तो 4 आदमी। आप महंगी शादियों का विरोध करते हैं। बाजार पूरा भारत की अर्थव्यवस्था का एक आधार है। मई जून जुलाई में जब आखा तीज होती है, शादियां होती है, उससे टेंट वाले का बिजनेस चलता है, उससे केटर वाले का बिजनेस चलता है, हलवाई का बिजनेस चलता है, मैरिज हॉल का बिजनेस चलता है। आप कहते हैं शादियों में खर्चा करो ही मत, यहाँ पे भी आप जीरो बजट ले आओ, यहाँ पे भी मुफ्त वाला काम ले आओ, तो कैसे चलेगा? और दूसरी बात, जहां आप शादियों का विरोध कर रहे हैं वहां खुद महंगी महंगी शादियां अटेंड करते हैं आप। मैंने अपने पिछले 7 साल में, मुझे अगर जहां तक याद आ रहा है, मैंने सिर्फ 2 शादियां अटेंड की हैं 7 साल में। एक पुष्कर भाई की बेटी की, एक पुष्कर भाई की बेटी की, और दूसरी आनंद भाई के लड़के की जी। और मुझे यहाँ ये ऑनलाइन कैमरा पे ये बात कहनी नहीं चाहिए, मालिनी दी की बेटी की शादी में लोग इनविटेशन के लिए तरस रहे थे। पॉलिटिकल जुगाड़ लगाए जा रहे थे कि मालिनी दी की बेटी की शादी में किसी तरह न्योता मिल जाए। एक आदमी के साथ 4 आदमी घुसने की कोशिश कर रहे थे वेन्यू पे। मैं नहीं गया था उस शादी में, मैं नहीं गया था उस शादी में। पिछले 7 साल में, 8 साल में 2 शादियां, और आनंद भाई के बेटे की या पुष्कर भाई की बेटी की शादी में मैं कोई शादी अटेंड नहीं करने गया था। वो वहां तो फेसबुक का एक बहुत बड़ा जमावड़ा था। जैसे पुष्कर भाई ने तो मतलब बहुत ही 27-28 लोग इकट्ठे हुए थे फेसबुक पे अपने। तो वो तो, और मैं महंगी क्या सस्ती शादियां भी अटेंड नहीं करता हूँ। मैंने अपने पूरे जीवन में 35-40 सालों में शायद 5-7 शादियां अटेंड की जिंदगी में। आपको मालूम है ये बात?
पूरे जीवन में 35 साल में 10 शादी में नहीं गिना पाऊंगा। मेरे 50 दोस्त होंगे, मैंने सिर्फ देवेंद्र कालरा की शादी अटेंड की है। और बोलिए, मेरे जो कॉलेज टाइम के जो फ्रेंड्स थे जवानी के, 50 लोग तो रहे होंगे ना। मैंने सिर्फ एक आदमी देवेंद्र कालरा हिसार, उनकी शादी अटेंड की है जीवन में। 35 साल में आपके कहने का तात्पर्य आपने 10 शादियां अटेंड की है जो भव्य थी, बाकी आप शादियां 10 शायद नहीं, 10 में नहीं गिन पाऊंगा। आई थिंक 10 गिनने में मुझे दिक्कत होगी, मुझे याद नहीं है मैंने 10 भी की होंगी। ओके जी। तो एक मिनट, तो आखिर मेरा आडंबरपूर्ण, एक मिनट, मेरा आडंबरपूर्ण शादियों से विरोध क्यों है? पहले ये असली सवाल तो ये था ना, है ना। पहले तो मैंने ये जवाब दिया कि नहीं, आप ये मेरे पर आरोप गलत है कि मैं महंगी शादियां अटेंड करता हूं या प्रमोट करता हूं। मेरा महंगी शादियों से विरोध क्यों है? देखिए, मैंने किया है समाज में ग्रास रूट लेवल पे काम। जब मेरी उम्र 25 साल थी, मेरी नई नई शादी हुई थी, तब मैं दिल्ली की अपनी विलासितापूर्ण जिंदगी छोड़ के अपने गांव आ गया था, और मैंने वहां 17 साल तक गांव में पेड़ के नीचे बैठा के बच्चे पढ़ाए, ठीक। और उस दौरान मैंने देखा कि पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई पे 10 रुपया महीना भी खर्च नहीं करना चाहते थे। 10 रुपीज पर मंथ। 10 रुपए की क्या औकात होती है आप बताइए मुझे। मतलब एक पेंसिल, मुझे याद है उन दिनों 1 रुपए की आती थी, और हमारे स्कूल में बच्चों के पास पेंसिल्स नहीं होती थी। पेरेंट्स पेंसिल पे 1 रुपया नहीं खर्च करना चाहते थे, तो अंत में हमको स्लेट्स लगानी पड़ी थी। इस एरा में हमने स्लेट पे बच्चों, क्योंकि बच्चे, पेरेंट्स जो है वो एक पेंसिल तक नहीं खरीद के देना चाहते थे। और ये बात मैंने 1 साल नहीं, 17 साल तक झेली है। और 1-2 फैमिलीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हजारों फैमिलीज। और मेरे एक स्कूल में एक पेरेंट ने, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बता रहा हूं, अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को मेरे यहाँ 3 साल पढ़ाया। वो 7-8 साल की थी तब मेरे यहाँ आई, तो उसको 7-8 साल की उम्र में हमने ABC पढ़ना सिखाया। 4th क्लास में थी वो, और बाय द टाइम वो 6ठी 7वीं पास करती, मतलब 3 साल में हमने उसको 5 साल 6 साल का कोर्स कराया था NCERT का। 3 साल हमारे यहाँ पढ़ी वो, हमने उसको 6th क्लास की NCERT की बुक पढ़ा दी थी। उसके बाद उसके फादर ने उसको विड्रॉ कर लिया हमारे यहाँ से, और सरकारी स्कूल में डाल दिया। सरकारी स्कूल में क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ 40 रुपया महीना फीस लगती थी हमारे स्कूल में। और ये बात कब की है? 96 के आसपास की। 1996 में 40 रुपया महीना फीस उसके फादर ने देना मंजूर नहीं किया, और अपनी बच्ची को निकाल के सरकारी स्कूल में डाल दिया। खैर, वो किसी तरह बच्ची वहां से 10वीं 12वीं करके, वो उसकी शादी हो गई, वो बॉम्बे चली गई। एक दिन वो आई, तो मैंने पूछा, बेटा क्या करते हो वहां पे? मुझे बोले जी मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। मैंने पूछा किस चीज की ट्यूशन पढ़ाती हूँ? तो बोले मैं इंग्लिश और सोशल साइंसेज और ये सब जो है 3rd 4th 5th 6th के बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो मैंने कहा तुम इंग्लिश में पढ़ा लेती हो? कहते हाँ पढ़ा लेती हूँ। कहते चाचा, जो 3 साल आपने मुझे पढ़ा दिया ना, वही मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उसी 3 साल में मैंने इतनी इंग्लिश पढ़ ली थी कि आज मैं बॉम्बे में 5th 6th क्लास के बच्चों को, इंग्लिश मीडियम स्कूल के स्टूडेंट्स को इंग्लिश में ट्यूशन पढ़ाती हूँ। और सर, उस बच्चे की पढ़ाई पे 40 रुपया महीना उसके बाप ने खर्च नहीं किया। पर उसी लड़की की जब शादी हुई थी, तो मुझे याद है, क्योंकि वो मेरे पड़ोस में, मेरे खुद अपनी ताऊजी की फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ, उस लड़की की शादी में उस जमाने में 10 लाख रुपए खर्च हुए थे। तो जिस बच्ची की एजुकेशन पे आपने 40 रुपया महीना खर्च नहीं किया, उसकी शादी में एक दिन के लिए आप राजा बन रहे थे, बड़प्पन दिखा रहे थे, और 10 लाख रुपए आपने एक दिन में खर्च कर दिए। लोगों को छेने के इतने बड़े बड़े पीस, 6 पीस जो है मिठाई खिलाई गई थी, जो कि लोगों से खाई नहीं जा रही थी, क्योंकि 6 पीस, बड़े बड़े पीस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो मतलब इन आडंबरपूर्ण आयोजनों से अच्छा है कि आप अपने बच्चों की एजुकेशन पे, उनकी अच्छी बैलेंस डाइट पे, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे पैसा खर्च कीजिए। ये आडंबरपूर्ण जो आयोजन है, ये जीवन में एक बार होते हैं, परंतु आप अपने बच्चे की एजुकेशन पे जो बेसिक खर्चा करते हैं, मैं कहता हूं कि आप उस लड़की की शादी में 10 लाख रुपया ना खर्च करते,
परंतु उसकी पढ़ाई पे 2,000 रुपए महीना खर्चते। उस लड़की की लाइफ में क्या चीज ज्यादा वैल्यू ऐड करती? वो एक दिन का शानदार तंबू, बैंड बाजा और एक दिन की शान शौकत, या सारी जिंदगी में जो आपने उसको एक अच्छी जिंदगी, अच्छा पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया, अच्छी उसको बैलेंस डाइट खिलाई? आपको गांव की अपने ईटिंग हैबिट्स की स्थिति मालूम है? कितना ज्यादा मेल न्यूट्रिशन है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपने बच्चों को जीवन में कभी पाव भर दूध नहीं, 250 ml दूध अफोर्ड नहीं कर पाए, जीवन में कभी उनके बच्चों ने पाव भर दूध नहीं पिया गांव में, पर उसी बच्चे की जब शादी हुई तो 10 लाख रुपए खर्च किए। क्या इंपॉर्टेंट जी, इस विषय से और आगे बढ़ेंगे, मैंने ग्रास रूट लेवल पे दादा आगे बढ़ेंगे, लंबी हो गई इस पे चर्चा, छोड़ना पड़ा था। तो ये जो सारी सीरियसली तो आप हो जाएंगे आई थिंक। सीरियसली तो आप खुद की किसी बात को लेते ही नहीं हो ना, 2 महीने से ज्यादा तो टिकते ही नहीं हो किसी चीज पे आप। नहीं, ऐसी बात नहीं कि ये भी लोगों की एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि भाई आप किसी काम में घुसेंगे तो ऐसे घुसेंगे, पूरी फोर्स लेके घुसेंगे, और छोड़ देंगे तो तुरंत छोड़ देंगे। 17 साल तक एक आदमी बच्चों को पेड़ के नीचे बैठा के पढ़ाता रहा, बिना किसी ग्लैमर के और बिना किसी लग्जरियस लाइफ के। 17 दिन नहीं, 17 घंटे नहीं, 17 साल। और आप कहते हैं कि आप किसी काम में टिकते नहीं हो। मैंने अपने बच्चों को, मैंने बोला ना कि आई वाज हाउस हस्बैंड, और 10 साल तक मैंने सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक एक हाउसवाइफ की तरह अपने बच्चों के साथ काम किया, घर में औरतों की तरह। आप इन दिनों के आपके नेचर की बात करें, आप बहुत ज्यादा फोर्स से किसी काम में एंटर करते हैं और बस अचानक से एग्जिट कर जाते हैं। आपके मसाले के काम को ले लीजिए। नहीं, मैं ये आप लोग, हाँ, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। असल में आप लोगों को लगता है कि मैं कोई भी काम जब एग्जिट करता हूं तो उसमें मैं करता हूं। नो, मैं खुद कभी भी जीवन में कोई काम नहीं करता हूं। आई नेवर डू अ वर्क। तो ये थे दद्दा अजीत सिंह हमारे साथ में, इनके साथ थी हमारी ये TFS चौपाल। होने को तो ये कार्यक्रम 1 घंटे का होना था, लेकिन दद्दा की किस्सा गोई का जो एक तरीका है, एक जो बात बताने का अंदाज है, उसकी वजह से कार्यक्रम 1.5 घंटे चला। और मैं दद्दा अजीत सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में वो आए। उन जैसी पर्सनैलिटी जिनका आज तक जैसे चैनल इंटरव्यू ले रहे हैं और वो मेरे छोटे से प्रोग्राम में पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उन पाठकों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो इतने लंबे वीडियो को देख करके यहाँ तक आए हमारे साथ में। और TFS की चौपाल ऐसे ही जारी रहेगी, लेकर के आएंगे विभिन्न हस्तियों को, बातचीत करते रहेंगे उनके साथ। आप देखते रहिए TFS की चौपाल। और अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो यदि मैं अपलोड करता हूं तो आपको उसकी सूचना मिलती रहे। मेरे पाठकों को मेरा दिल से प्यार। मैं TFS आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं।